साइड पे है। तो बाकी सही। तो इस यहाँ रेगुलेटरी बॉडीज काम कर रही हैं, तो वो तो चीज़ें हैं। अब जाहिर सी बात है इस टेक्नोलॉजी साइड पे माशाल्लाह से हमारी आईटी एक्सपोर्ट्स भी बढ़ रही हैं, तो इस तरफ इनका फोकस तो गवर्नमेंट साइड पे या उस पे भी आया है। अब ये कि एक कंसोर्टियम या एक ऐसी कमेटी बनाने की जरूरत है जिसमें मेजर जायंट्स सारे वर्टिकल से हों और बैठ के हमारी आज की नीड क्या हम जाना किस तरफ चाहते हैं, इंटरनेशनल यूएस को देख के या इंडिया को ही हमें अपना बेंचमार्क बना लें, तो किसी इंडिया को को ही भी अगर बना ले तो आई थिंक वही हाँ इनफ बिल्कुल, है हमारे लिए। मेजर एक्सपोर्ट्स तो इंडिया से ही हो रही हैं, वही ऐसा कंसल्टेंसी ही है, प्रोवाइड कर रहे ऐसा हैं। ही है, ऐसा ही है वर्ल्ड वाइड। क्योंकि वो जो पता नहीं एक स्टेटिस्टिक मैं देख रहा था जिसमें मेंशन हुआ हुआ था कि इंडिया की जो सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट है वो सऊदी अरब की ऑयल एक्सपोर्ट से ज्यादा है। हालांकि सऊदी अरब दुनिया भर में लाइक वेल नोन है कि फॉर इट्स ऑयल, एंड इंडिया इज हम्म, एक्सपोर्टिंग मोर सॉफ्टवेयर मोर आईटी देन सऊदी अरब इज एक्सपोर्टिंग ऑयल। एंड हमारा जो कंट्रीब्यूशन है उसके अंदर आईटी के अंदर इज लाइक मतलब क्लोज टू बिलियन $2 बिलियन है इंडिया का। ना होने के बराबर है। 1,750 के, हाँ, ना होने के बराबर है। हालांकि जी, पॉपुलेशन अगर हमारी कंसीडर करें तो हम लोग जस्ट 4 टाइम्स कम है हमारी उनकी पॉपुलेशन, बट उनकी जो एक्सपोर्ट है आईटी की वो 150 टाइम्स ज्यादा है पाकिस्तान से। दैट क्लियरली शोज कि हमारी प्रायोरिटीज क्या है कॉर्पोरेट लेवल पे, हुकूमत के लेवल पे, एकेडमिक्स लेवल पे और इवन इंडिविजुअल लेवल पे। तो आई थिंक ये थोड़ी सी हमें अपनी किबला दुरुस्त, मुझे लगता है पर्सनली किबला दुरुस्त करने की जरूरत है कि जिस तरह आप बिल्कुल सही फरमा रहे हैं कि मतलब प्रायोरिटीज को थोड़ा सा ना तरजीह दें कि यार व्हाट डू वी वांट, वेयर डू वी वांट आवर पॉपुलेशन टू स्टैंड इन लाइक 3 years, इन 5 years, एंड देन उस मंसूबे के तहत चलें, उस प्लान के तहत आगे बढ़ें। बिल्कुल बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। तो बस 2 मिनट और लेते हैं, थोड़े से और लोग ज्वाइन कर लें, फिर इंशाल्लाह हम लोग ठीक स्टार्ट है, करें। इंशाल्लाह। तो ये है सारा निज़ाम। हम्म। बाकी आपको कैसा लगता है मतलब टीसीएस का एक्सपीरियंस अगर आप अम, कुछ सेंटेंसेस में समराइज करें तो क्या आप अल्फाज यूज करेंगे, मतलब कैसा रहा एक्सपीरियंस आपका अब तक का सफर। देखें, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे क्योंकि मेरा प्रीवियस बैकग्राउंड था बैंकिंग सेक्टर का, तो आई वाज बीन अराउंड 10 years इन बैंकिंग सेक्टर। तो वहाँ से एक एक्सपीरियंस था जो कि बेसिकली उस वक्त डेटा साइंस की तरफ इतना था नहीं। तो वहाँ पे मेन फाइनेंस प्रोडक्ट डेवलपमेंट जो कि मेनली ज़्यादातर एक्सेल पे या एसक्यूएल से डेटा एक्सट्रैक्ट किया और एक्सेल पे हो रही थी। जब टीसीएस में ज्वाइन किया तो टीसीएस में भी मोरलेस वही कल्चर नज़र आया। तो चीज़ें स्टार्ट करना शुरू की चीज़ों में, फिर सबसे बड़ा जो चैलेंज आता है वो आता है डेटा का। और ये हर जगह पे ही डेटा के चैलेंजेस होते हैं, बिकॉज उस हिसाब से और रिसोर्सेज के ऑक्यूमेंट का भी बड़ा एक सबसे बड़ा जो चैलेंज है वो ऑर्गेनाइजेशन में देखने में ये आता है, जो मैंने ऑब्जर्व किया खासतौर पे 5 से 6 ऑर्गेनाइजेशन में, कि जब आप स्ट्रक्चर्ड या साइलोज में या एक सेंट्रलाइज उसमें काम नहीं करते, डिसेंट्रलाइज चैनल यूज कर रहे होते हैं ना, तो आपके जो इनपुट है या इंफॉर्मेशन जो आ रही है वो उस हिसाब से नहीं होती जिस हिसाब से आनी चाहिए। वो एफिशिएंसी या प्रोडक्टिविटी नहीं हो पाती, मिल पाती। ये बात है। तो सिलसिला फिर यहाँ पे भी यही देखा कि डेटा के चैलेंजेस आए, फिर उसके बाद हमने डेटा के कुछ चीज़ें हमने रिफाइन करने की कोशिश की एक्सेल के थ्रू। कुछ चीज़ें जाहिर सी बात है, आप जब नई टेक्नोलॉजी की तरफ आते हैं तो उसमें रेजिस्टेंस भी आती है, चीज़ें भी हम्म, आती हैं उसमें। हम्म, कॉस्ट का एक सबसे बड़ा एक तो पहले ये होता है कि आपको उस चीज़ को सेल करना है। सही बात है। ठीक है कि अब मैं अगर कहूँ कि मैंने सिंपल एक पावर बीआई का टूल ही अप्लाई करना है, तो उसको ऑब्वियसली एक कॉस्ट इन्वॉल्व है, उसके लिए मुझे सेल करना पड़ेगा कि पावर बीआई से मुझे बेनिफिट क्या होने वाला है, हम्म, और ये यूजर फ्रेंडली है भी है नहीं। तो ये सब चीज़ों को देखते हुए फिर हमने इनको ये चीज़ें प्रपोज की। आईटी से भी आया कि पावर बीआई बिकॉज एक माइक्रोसॉफ्ट लाइसेंस प्रोडक्ट है, तो एक्सेल इसमें के कोई साथ अच्छे से सिक्योरिटी, इंटीग्रेट कर जाता है। बिल्कुल। बिल्कुल, और इसमें यानी कि सिक्योरिटी, एक सिक्योरिटी वाला एलिमेंट भी आता है कि सिक्योरिटी इश्यूज नहीं होंगे। सही बात है। तो ये सब चीज़ों को देखते हुए हमने फिर पावर बीआई की तरफ हमने मूव करना शुरू किया। पहले हमने एज अ फ्री लाइसेंस डेस्कटॉप वर्जन स्टार्ट की हमने। हम्म, तो ये मैं बात कर रहा हूँ 2015-16 की बात कर रहा हूँ। हम्म। हमने पावर अच्छा, जब मतलब बीआई फर्स्ट टाइम आप लोगों ने सोचा कि जी यार चलो एनालिटिक्स की तरफ आप थोड़ा सा अपना रुझान करते हैं।
बिल्कुल ऐसे ही है। राइट राइट। एक्सेल पे तो देखें आज भी एनालिटिक्स, अगर टीसीएस में भी बात करेंगे तो एक्सेल में एनालिटिक्स आज भी हो रही है, वो सही किसी ना बात है। किसी फॉर्म में हो रही है। आई थिंक लेकिन जहाँ पे वो 80-90% कंपनीज पाकिस्तान की अभी भी एक्सेल के ऊपर अपनी रिपोर्टिंग करते हैं, एक्सेल के ऊपर ही अपने विजुअलाइजेशंस करते हैं और एनालिटिक्स भी उसी के ऊपर ही रन करते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। हम्म, और वो हर डिपार्टमेंट की ना रिक्वायरमेंट डिफरेंट होती है। लाइक अगर मैं कहूँ कि फाइनेंस की रिक्वायरमेंट, फाइनेंस के लिए शायद वो इतना बड़ा डेटाबेस ना हो, वो शायद एक्सेल पे भी मैनेज कर लें। सही ठीक है। बात। अगर मैं सर्विस एंड क्वालिटी की बात करूँ या आईटी की बात करूँ, वो शायद एक्सेल का तो खैर उनको जरूरत ही नहीं पड़ती, उनका काम ही डेटाबेस से इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करना है। हम्म, लेकिन अगर मैं बिजनेस की जब बात करूँ, बिजनेस का काम होता है वॉल्यूम्स का एनालिसिस, जिसके लिए कस्टमर्स का डेटा चाहिए, हर चीज चाहिए उनको कि शिपमेंट कहाँ से ट्रैवल हो रही, कहाँ जा रही है। तो उसके एनालिसिस के लिए ना तो एक्सेल उस हिसाब से सपोर्ट नहीं दे पाता। सही हम उस बात। पर काफी जो है ना, यानी कि इतना बटन एक्सेल पे डाल देते हैं कि वो आउटपुट वेट करने के लिए हमें शायद घंटों हाँ या दिन भी लग जाते हैं। सही बात है। तो ये हमें चैलेंज आया जब मैं बजटिंग एक्सरसाइज कर रहा था। तो मुझे याद है कि मैं 3 साल के हिस्टोरिकल डेटा पे काम करने जब बैठा तो मुझे पूरा दिन एक एक मैं फार्मूला लगाता था, और जब आउटपुट देखने जाओ तो मुझे कोई 3 3 4 4 घंटे लग जाते थे, और मैं कोई 10 डिफरेंट सिस्टम पे वो प्रोसेस चला रहा होता। हम्म, तो आई रियलाइज कि इस प्रोसेस को हम कैसे वो कर सकते हैं। फिर पावर बीआई का आया कि पावर बीआई में डेटा मर्जिंग का एक कॉन्सेप्ट है, डायरेक्ट चीजें हम कनेक्ट हो मॉडल बिल्ड जाता कर है सकते डेटा हैं सोर्स बिल्कुल के डायरेक्ट। जरिए। तो फिर हमने उसमें एक बेनिफिट ये है कि ट्रांसफॉर्मेशन, बहुत सी मैनुअल इंटरवेंशन दी गई, मिसिंग वैल्यूज क्या थी उसके अंदर, हम्म, डुप्लीकेशन भी आ रही हैं, डेटा के स्ट्रक्चर सही नहीं है। तो वो ट्रांसफॉर्मेशन वाले फीचर ने बड़ा एक एडवांटेज दिया, और वहां से हमारा इंटरेस्ट और इसकी तरफ बढ़ना शुरू बिल्कुल हुआ। सही। तो वो चीज हुई, तो फिर एक्सेल पे हम जाते थे विजुअल बनाने, तो उसकी फॉर्मेटिंग चीजें यहाँ पे ये है कि वन क्लिक पे विजुअल आता है डेटा। आपने सिर्फ उसके जो टेबल्स हैं या कॉलम है या जो भी हेडर है, उसको जरा आपने ड्रॉप करना है कि वो वाई पे जाना है, एक्स पे जाना है, कौन सा कॉलम आपका विजुअल क्या डिपेक्ट करेगा। तो ये जब सब चीजें देखी एक्सेल और फिर पावर बीआई को सामने रखा कि एक्सेल जो फंक्शन कर रहा है वो 6 घंटे में कर रहा है, तो पावर बीआई अगर हमें 2 घंटे में आउटपुट दे रहा है, इट मीन मेरी प्रोडक्टिविटी ऑलमोस्ट 30-40% या 40% मेरी इंक्रीज हो जाती हम्म, है। विच मीन्स के मेरा जो आइडल काम टाइम था वो मेरा प्रोडक्टिव की तरफ मूव हो जाता है। तो इससे एज ए कंपनी हमें बहुत एडवांटेज मिल रहा था कि मेरी रिकमेंडेशन, मेरी प्रोडक्ट डेवलपमेंट, मेरे प्रोसेसेस वो एफिशिएंटली हो रहे थे, और इसी से हम्म, जाहिर सी बात है आपकी प्रोडक्ट डेवलपमेंट होती है, चीजें मटेरियलाइज होती हैं, तो आप उसके रेडिकल एक्शन लेते हैं और उससे गेन कॉस्ट, या तो कॉस्ट एफिशिएंसीज प्रोड्यूस होती है, या तो आपके रेवेन्यू या अपनी ऑप्टिमाइजेशन की तरफ चले जाते हैं। सही तो ये बात सब सही चीजें बात। थी। तो पावर बीआई, और अगर हम बात करें, हमारा एक चैलेंज ये है कि हमें दो चैलेंज है। हम्म, हमारे चैलेंज ये है कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक तो पहले चाहिए कैपिटल। सही बात। अगर कोई भी चीज प्रोडक्ट सेल करने जा रहे हैं तो उसके लिए कैपिटल चाहिए। ठीक हो गया। और दूसरी चीज ये है कि उसके साथ स्किल सेट भी चाहिए कि जो रिसोर्सेज चाहिए। ऐसा अब ही है। मार्केट के अंदर वो रिसोर्सेज या तो अवेलेबल नहीं है, हम्म, अगर वो अवेलेबल है तो वो इतने कॉस्टली है कि आप उनको ऑनबोर्ड नहीं कर सकते। सही बात। तो आप फोकस फिर आपका ये होता है कि आप इन ऑर्गेनिक वे में, लाइक आप ट्रेनिंग भी करते हैं उनकी, आप दूसरे वे में वो स्किल सेट कुछ ट्यूटोरियल से भी बिल्ड कर रहे होते हैं, कुछ हम्म, सेल्फ लर्निंग भी उनका चल रही होती है कि कहीं से खुद ही हम्म, एक्सपेरिमेंट करते हुए, हिट हम्म, एंड ट्रायल रूल अप्लाई करते हुए अपने आप को एलिवेट कर रहे होते पहुंचते हैं हैं चीजों अपने। को। अच्छा, इसमें मैं एक और चीज ऐड करूंगा, जो मैंने अपनी पर्सनल एक्सपीरियंस में ऑब्जर्व की है कि आपको स्किल्स की रिक्वायरमेंट है बिल्कुल। आपको मतलब सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी स्टैक डिफाइन करने की जरूरत है। बट जो तीसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो मुझे नजर आई है वो है कि आपको कॉर्पोरेट बाइंग भी चाहिए होती है, कि जो आपके सुपीरियर्स हैं, जो आपके बॉसेस हैं, या आपके जो मतलब यूनिट हेड्स हैं, बिजनेस हेड्स हैं, उनकी बाइंग भी चाहिए होती है। अक्सर और बेशतर मैंने नोटिस किया, जैसे मैं आपको कुछ ऑर्गेनाइजेशंस जैसे फार्मास्यूटिकल कंपनीज हो गई, जिनके साथ हम मतलब मैंने कुछ हमने एसोसिएटेड थे, कुछ एसेट मैनेजमेंट कंपनी थी जिनके साथ हम लोग एसोसिएटेड थे। तो वो वहां पे जो एक मैंने कोर इशू जो देखा ना, वो ये था कि यार कि सीनियर्स कहते हैं ठीक है हम डेटा एनालिटिक्स को अप्लाई करेंगे, बट देन जो मिडिल मैनेजमेंट होती है उनकी तरफ से बैकलैश आना शुरू हो जाता है। तो अगर मिडिल मैनेजमेंट को आप परस्यू करो तो वो कहते हैं ठीक है हम डेटा एनालिटिक्स को अप्लाई करेंगे, बट फिर उनके जो बॉसेस है वो कहते हैं नहीं यार, इट्स टू एक्सपेंसिव, अभी हम लोग रेडी नहीं है, अभी आप जैसा चल रहा है प्रोसेस को चलाओ, हमें प्रॉफिट तो हो रहा है, हमें क्या जरूरत है अपने प्रोसेस को चेंज करने में। तो ये जो माइंडसेट है सही भाई, इसको किस तरीके से आप समझते हैं? आप तो इंडस्ट्री में बैठे हैं, मतलब इस माइंडसेट को किस तरीके से हम इवॉल्व करेंगे? क्योंकि ताकि जो अब जो बच्चा आगे निकल के आ रहा है यूनिवर्सिटी से, राइट, या जो इंडस्ट्री प्रोफेशनल जो कह रहा है यार मैंने अपना करियर स्विच करना है,
ठीक है, डेटा एनालिटिक्स की फील्ड में आना है। तो ये माइंडसेट को किस तरीके से आप समझते हैं चेंज होता हुआ देख रहे हैं, ये चेंज किया जा सकता है, ताकि वो जो बच्चा है वो ये सोच के आए कि हाँ यार, अगर मैं इस फील्ड में आऊँ तो मुझे पता है कि कॉर्पोरेट लेवल पे अडॉप्शन है, तो मैं बिल्कुल सही फील्ड अपने लिए चूज कर रहा हूँ। देखें, जैसा मैंने पहले भी अर्ज किया कि अब जो है ना, लोग डेटा साइंस की तरफ आना शुरू हो गए, एडॉप्शन स्टार्ट हो गई है। बिल्कुल पाकिस्तान के अंदर देखें, टेक्नोलॉजी हमेशा ऑब्सलीट होके ही आती है, यानी 5 साल 10 साल बाद टेक्नोलॉजी आएगी और वो फिर लोग उसकी तरफ भागना शुरू करता है। ऐसा ही है। तो ये सारा सिलसिला अभी स्टार्ट हुआ है और अब कॉर्पोरेट्स को रियलाइज होना शुरू हो गया है। ठीक है, लाइक अगर मैं टीसीएस ही की एग्जांपल दूं तो टीसीएस में अब जैसे पावर बीआई से हमें कुछ आईटी के अंदर हमारे पास पाइथन आर पे भी लोग काम कर रहे हैं। ठीक है, तो कहने का मकसद है कि टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करना स्टार्ट हो गए हैं, लेकिन ऑब्वियसली बजट के कंस्ट्रेंट्स जरूर आते हैं। उस हिसाब से एक देखें, सर्विस इंडस्ट्री के मार्जिन डिफरेंट होते हैं, फाइनेंशियल सेक्टर के मार्जिन बिल्कुल डिफरेंट होंगे, डिफरेंट होता है। टेलीकॉम की तरफ जाएंगे तो आपके मार्जिन बिल्कुल डिफरेंट है। तो हर एक स्ट्रेटेजिक डिसीजन मैनेजमेंट का होता है कि कितना इस पे फोकस या कितनी इन्वेस्टमेंट इस पे रिक्वायर्ड है। हाउएवर टीसीएस में हमने स्टार्ट किया है, हमने एनालिटिक्स फंक्शन भी है, बीआई फंक्शन भी हमारे साथ चल रहा है, डिजिटल प्रोजेक्ट्स भी हमने स्टार्ट किए हैं इसके अंदर। तो माशाल्लाह अब टीसीएस के अंदर ये काम स्टार्ट हो गया है। हाउएवर जो रिसोर्स हैं, रिसोर्स हमारे, मैं वो कहूँगा कि रिसोर्सेज की तरफ हमें फोकस करने की इसलिए ज़रूरत है कि अभी वो स्किल्ड रिसोर्सेज नहीं है। नहीं है, बिल्कुल। स्किल्ड रिसोर्सेज जो उनका लेवल होना चाहिए, जो इस डेटा साइंस की प्री रिक्विजिट्स हैं कि आप एफिशिएंट डेटा साइंस उसी वक्त कर सकते हैं जब आपके प्री रिक्विजिट्स फुलफिल हो। पूरे हो। लाइक इसमें स्टैटिस्टिक्स मैथ्स हो गया, लाइक इसमें आपकी प्रेजेंटेशन हो गई, इसमें आपकी नंबर्स की इंटरप्रिटेशन जब सही नहीं हो पाएगी तो आप रेकमेंड नहीं कर पाएंगे कि एग्जैक्टली हमें करने की क्या जरूरत है। सही तो बात। एक नंबर्स की इंसाइट के रेवेन्यू बढ़ रहा है तो क्यों बढ़ रहा है, और कॉस्ट कम हो रही है तो क्यों हो रही है, पॉजिटिव्स कहाँ से आ रहे हैं, नेगेटिव्स कहाँ से आ रहे हैं, तो इन सब चीजों को करने की जरूरत है। मद्देनजर रखने की जरूरत है, बिल्कुल। और ये डेटा साइंस का ऑब्वियसली देखें, आईटी एक ऐसी फील्ड है जिसने, मैं कहूँगा कि पिछले 15-20 साल के अंदर एक बहुत ही रेडिकल एक चेंज हो गया, यानी कि 360 चेंज आया। लाइक ऐसे आज तक 90s की हम बात करें तो हम टीवी भी देखते थे, वीसीआर भी था, हर चीज थी। ठीक है, फिर कैसेट्स, हम बिल्कुल। फिर 20s में आए तो हमारे पास मोबाइल आ गया, जो कि उस वक्त भी हमारे पास प्रिंटर भी चल रहे थे, डेस्कटॉप कंप्यूटर भी थे, स्कैनर सेपरेटली थे, हर चीज थी। आज मोबाइल पे देखें, हर चीज मोबाइल के अंदर आ गई है। तो कहना मुझे एक बहुत ही ड्रास्टिक चेंज आया है। तो इसी तरीके से आपको जो है ना अप टू डेट रहना पड़ेगा। हम्म, अगर अप टू डेट नहीं रहेंगे तो आप बिल्कुल, यानी कि एक बस गाड़ी मिस कर देंगे आप। हम्म। तो इसके लिए जो है ना, आप हमें अडॉप्ट ये करने की जरूरत है, जो भी आप इंटरनेशनल मार्केट के साथ हमें बिल्कुल कनेक्ट होने की जरूरत है। खाना बचाना चलने की जरूरत है। लाइक अमेजोन की को बेंचमार्क बना लें, गूगल को बना लें, किसी और चीज को बेंचमार्क बना के बैठें कि हम्म, अगर मैं कहूँ अमेजोन है, अमेजोन ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है, तो ये हम्म, लॉजिस्टिक के लिए ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म बेंचमार्क एक बन सकता है। ठीक है, हम्म, बैंकिंग की अगर बात करें, बैंकिंग में मॉर्गन, जेपी मॉर्गन है या डिफरेंट दूसरे बैंक्स हैं, तो बैंक्स उसको बेस बना के चलें कि वो क्या टूल्स अप्लाई कर रहे हैं, ताकि हम्म। वो टेक्नोलॉजीज आपस में एक सिंक तो करके चले इंटरनेशनल। हम एडॉप्शन भी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड मीट भी करना चाहते हैं, लेकिन हम उनको फॉलो भी नहीं करना चाहते, हम फॉलो चल भी रहे नहीं हैं करना साइलोस चाहते। में। सही ठीक है, बात है। तो ये एक चीज है जिसको हमें करने की जरूरत है, और हमें ये रियलाइज करने की जरूरत है कि डेटा जो है आज, उसकी वैल्यू ब्लड से भी ज्यादा है, ठीक है, या ऑयल से भी ज्यादा है। ठीक हम्म, है, ये रियलाइज करने की जरूरत है। और दूसरा, जब आप इस चीज को रियलाइज कर जाएंगे तो आप उस पर इन्वेस्टमेंट भी करेंगे, और फिर इन्वेस्टमेंट आप सारे वर्टिकल्स पे करेंगे कि मुझे वेयर हाउसिंग के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करने के लिए मुझे कितने पैसे चाहिए, मेरा स्ट्रक्चर डेटा साइंस का क्या होगा, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस मैं कैसे बनाऊंगा। ठीक है, इसमें मेरे जो डेटा साइंटिस्ट होंगे वो कहाँ से पढ़ के आएंगे, उनको क्या बेनिफिट्स मिलेंगे, उनका कैरियर पाथ उनको क्या मिलेगा। तो ये हम्म। सब चीजें एक सही बात है, उसके साथ होनी चाहिए। होनी चाहिए। पता है, मैं आपने बहुत इंटरेस्टिंग एक पॉइंट ये यहाँ पे रिलीज किया, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का। मैंने एक एंड्रयू एनजी हैं जो कि यूएस के मतलब वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर एआई पर्सनालिटीज ऑफ द वर्ल्ड में शुमार होते हैं। तो उनकी मैंने एक टॉक सुनी थी, तो उसमें बड़ी मजे की बात करते हैं। वो कहते हैं कि कॉर्पोरेट लेवल पे इशूज के डिपार्टमेंट्स जो है वो साइलोज में ऑपरेट करते हैं, मीनिंग कि वो आपस में कम्युनिकेट नहीं करते। उन्हें लगता है कि मैं अगर फाइनेंस डिपार्टमेंट हूँ तो मेरा सेल्स से या मेरा एडमिन से या मेरा
R&D से कोई लेना देना नहीं है, मैंने जस्ट एपीज अकाउंट्स पेबल्स प्रोसेस करने हैं, पेरोल्स सैलरीज प्रोसेस करनी, टैक्स नहीं। वो ये कहता है कि हर ऑर्गेनाइजेशन में 21st सेंचुरी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हर कंपनी को एक एआई बिजनेस यूनिट, जिसको आप सादे अल्फाजों में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का नाम दे सकते हैं, एआई बिजनेस यूनिट क्रिएट करने की जरूरत है। नाउ एआई बिजनेस यूनिट क्या होता है? जस्ट लाइक अ फाइनेंस डिपार्टमेंट, अ सेल्स डिपार्टमेंट एंड एचआर डिपार्टमेंट, सिमिलरली एन एआई डिपार्टमेंट। नाउ दैट एआई डिपार्टमेंट का जो रोल, होल सोल पर्पस क्या है कि जी वो सारे डिपार्टमेंट्स को कंपनी के, ठीक है, आपस में कनेक्ट करें। पहले तो वो उससे कनेक्ट करें, ठीक है ना, और वो फिर जो भी डिपार्टमेंट से डेटा रिलीज होता है तो वो एआई बिजनेस यूनिट में आके उसके ऊपर वर्किंग हो, मतलब जो भी एनालिटिक्स वगैरह रन हो, और वो फिर आगे जाके डिपार्टमेंट्स में कम्युनिकेट हो, ताकि वो डिपार्टमेंट्स एम्पावर हो। डिपार्टमेंट्स में जब एम्पावरमेंट आएगी डेटा के जरिए और एनालिटिक्स के जरिए, तो फिर ओवरऑल कंपनी उठेगी, ओवरऑल ऐसे ही। कंपनी उठेगी। तो उसका ये पॉइंट बिल्कुल आपकी पॉइंट से मुझे मैच करता हुआ लगा। मैंने कहा हाँ, ये आपकी बात बिल्कुल सही है। कंपनीज को मतलब रियलाइज करने की जरूरत है कि हमें बिजनेस यूनिट्स, हमें सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में इन्वेस्ट करने की नीड है इस वक्त। अच्छा सईद भाई, आपने एक और बात की स्किल्स के हवाले से, तो उस हवाले से मैं आपसे एक क्वेश्चन ये पूछना चाहूंगा कि हमारा एफटीआई के अंदर हमारा जो मेन पर्पस होता है वो होता है स्किल्स डेवलपमेंट का, कि हम किस तरीके से जो भी हमारे पास हमारी ऑडियंस है, हमारी टारगेट मार्केट है, चाहे वो यूनिवर्सिटी का बच्चा हो, चाहे वो इंडस्ट्री प्रोफेशनल हो, या चाहे वो कोई कॉर्पोरेट भी हो, ठीक है। अब वो कहते हैं कि यार हमें डिजिटली ट्रांसफॉर्म होना है, मतलब हमें मतलब इमर्जिंग स्किल्स हैं उनकी हमें नॉलेज नो हाउ चाहिए, ठीक है। तो हमारे पास सबसे कॉमन क्वेश्चन ये आता है कि जो फ्रेशर्स आते हैं, मतलब जो फ्रेश ग्रेजुएट्स हैं या जो करंट यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, वो ये कहते हैं कि यार जितनी भी मेजोरिटी ऑफ द डेटा साइंस जॉब्स या एनालिटिक्स की जो जॉब्स हैं, इवन बीआई की जॉब्स हैं पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तानी कंपनियों के अंदर, वो रिक्वायर करती हैं एक्सपीरियंस। वो कहती हैं कि जी आपके पास 2 साल का मिनिमम एक्सपीरियंस हो, 3 साल का एक्सपीरियंस हो। एंड दिस इज नॉट जस्ट कि जो मेच्योर स्टैब्लिश कंपनीज है लाइक टीसीएस, इवन स्टार्टअप्स भी, ठीक है, इवन स्टार्टअप्स भी, वो भी डिमांड करते हैं कि यार अगर हम डेटा साइंटिस्ट या डेटा एनालिस्ट हायर कर रहे हैं तो हमें ना एक्सपीरियंस प्रोफेशनल चाहिए। तो उनका जो उन बच्चों का हमारे पास सवाल ये आता है कि यार हम चले ये स्किल्स तो सीख लेंगे, लेकिन वो एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट हमारी मीट नहीं होगी, तो वो जो एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट ही मीट नहीं होगी तो हमें इंटरव्यू या हमें वो जॉब कैसे मिलेगी? तो इस इशू को या इस चैलेंज को आपके ख्याल में किस तरीके से बच्चा एक ओवरकम कर सकता है? आपने बहुत एक अच्छा पॉइंट उठाया है, और ये बहुत बड़ा हमारे जो है ना, शायद मैं पाकिस्तान की बात करूंगा कि ये बहुत बड़ा एक डिलेमा है कि हमारे अलमिया है बिल्कुल। पाकिस्तान के अंदर कि पाकिस्तान के अंदर हमारा जो टैलेंट है उसकी रिकग्निशन उस हिसाब से नहीं हो पा रही। हम्म, तो वो क्या कर रहे हैं फिर, वो बेचारे आइदर डेली वेजेस पे काम कर रहे हैं, आइदर वो कोई शॉप खोल के बैठ जाता है, आइदर वो कोई फ्रीलांसिंग में चले जाते ढाबा हैं। खोल के बैठ जाता है, ठीक है। ये हमारे यहाँ डिलेमा है। और 25-30 हज़ार की जॉब से आज कुछ नहीं हो सकता, सर्वाइवल बहुत मुश्किल है। ऐसा तो ही है। जाहिर सी बात है, वो सर्टेन टाइम पीरियड के बाद वो नेगेटिव थॉट्स बिल्ड होने शुरू हो जाती हैं, उसके बाद वो नेगेटिव एक्शंस भी स्टार्ट हो जाते हैं। ऐसा ही है। तो अब ये हमारे अब मुझसे अगर सच पूछा तो इसके लिए एक हमारी गवर्नमेंट को एक इसके लिए पॉलिसी मेकिंग करने की जरूरत है कि हमारा जो टैलेंट है, हम उसको टैलेंट को सपोर्ट कैसे करें, और टैलेंट को आगे उसको कैरियर कैसे दें, आगे उसको वो आगे बढ़े कैसे। हम्म, कि वो पढ़ के आ रहा है, इतनी इन्वेस्टमेंट करके आ रहा है, बड़ी यूनिवर्सिटी से भी पढ़ के आ रहा है, आईबीएलएम से भी पढ़ के आ रहा है, ठीक है। उनके तो शायद अलायंसेस भी हैं। ये देखें, ये सिर्फ डेटा साइंस का ही मसला नहीं है। ये अगर एमबीए की तरफ भी चले जाएं या आप किसी और डिग्री की फील्ड की तरफ तरफ भी चले चले जाए। जाएं, तो ये चैलेंजेस हैं। बड़े जो यूनिवर्सिटीज हैं उनके तो फिर भी कंपनीज के साथ अलायंसेस बिल्ड बने हुए हैं, सही ठीक है। बात है। तो वो क्या होता है, उनको ये कैरियर पाथ नजर आ रहे हैं, वो इधर एमटीओ प्रोग्राम के थ्रू चले जाएंगे कहीं ना कहीं, जाहिर सी बात है वो उनको ऑफर कर रहे हैं। मैं ये चाहता हूँ कि ये सजेस्ट करता हूँ कि इसी तरीके से डेटा साइंस का भी एक एमटीओ प्रोग्राम हो, ठीक है, कि लोग इन इंस्टीट्यूट से पढ़ के आए। और देखें, हर कोई 10 लाख 20 लाख 25 लाख रुपए डिग्री पे नहीं लगा सकता, ऐसा ही है। ठीक है। अब अगर मैं कहूँ एक अच्छा रिसोर्स है, या ये कहने का मकसद है वो इंटर या ग्रेजुएट होके आया हुआ है और उसके बाद उसका इंटरेस्ट है कि मैं डेटा साइंस के अंदर जाऊं, लेकिन मैं हम्म, मास्टर्स नहीं कर सकता, ठीक है। हम्म, अब मेरे पास फाइनेंशियली
एड नहीं है या मुझे फैमिली को सपोर्ट करना है, जॉब करनी है, ठीक है, लेकिन वो एक बहुत ही लुक्रेटिव एक रिसोर्स है जो कि बहुत अच्छा आउटपुट दे सकती है। तो हमें ये करने की जरूरत है। देखें ये प्लेटफॉर्म कैसे बिल्ड हो सकता है, इसके लिए ये हो सकता है कि गवर्नमेंट लेवल पे एक इनिशिएटिव हो कि जो भी इंस्टीट्यूट से स्टूडेंट्स आएंगे वो फ्रेश हैं, हम उनको 6 महीने का लाइक इंटर्नशिप या 1 साल की इंटर्नशिप देंगे, ठीक है, बेशक पेड हो, ठीक है, यानी कि पेड बाय स्टूडेंट्स हो, ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा कि कॉर्पोरेट पे करें, ठीक है। देखिए इन्वेस्टमेंट है ना, अगर आज जहाँ इतनी इन्वेस्टमेंट की वहाँ थोड़ी और, लेकिन वो थोड़ी और एक कर लें। एक यानी कि डिस्काउंटेड कॉस्ट हो ताकि उनको इतना एक्सपेंसिव ना लगे। अगर 1-2 साल का कोर्स है उसमें मैं कहूँ कि 1 साल का कोर्स कंप्लीट हो जाए, 1 साल के अंदर उनको एक इंटर्नशिप टाइप का प्रोफेशनल इन्वायरमेंट उसको उनको मिल जाए, ताकि और 1 साल के बाद वो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में इजीली उनको ले लिया जाए। आज मसला ये आता है कि हर कोई कहता है कि फ्रेश हमें चाहिए नहीं, तो फ्रेश को अगर आप उनको इन्वायरमेंट ही नहीं देंगे सीखने का तो वो कहाँ से सीख के आएंगे। सही बात है। ठीक है, इंस्टीट्यूट में तो देखें आज बुक्स पढ़ के आगे बुक्स कि वो तो एक लर्निंग होगी, बेसिक लर्निंग होगी, लेकिन आपको प्रैक्टिकल एप्लीकेशन तो कहीं प्रोफेशनल कॉर्पोरेट में जाके मिलेगी। कॉर्पोरेट में ही मिलेगी, ऐसा ही है। तो इसके लिए करने गवर्नमेंट लेवल पे सोचने की जरूरत है, ना कि ये इंडिविजुअल लेवल पे सोचने की जरूरत है। ये गवर्नमेंट को और कॉर्पोरेट्स को सोचने की जरूरत है कि देखें हमें फ्रेश टैलेंट मार्केट में है, वो हमारा जाया हो रहा है, ठीक है, और एंड ऑफ डे बहुत अच्छा टैलेंट क्या होता है, आज फ्रीलांसिंग में वो सेल करता है और फ्री वो क्या करता है, वो टैलेंट यहाँ से चला जाता है, और रीजन ये होती है कि कोई सपोर्ट नहीं मिलती उसको, ठीक है। तो हमें एक पॉलिसी बनाने की जरूरत है कि हम फ्रेश जितने भी स्टूडेंट्स आए हम उनको इनरोल करें, उनको कैरियर पाथ दिखाएं कि आपका इंटरेस्ट किस फील्ड में है, ठीक है, काउंसलिंग प्लस कैरियर पाथ उनको दें कि आप डेटा साइंस की फील्ड में जाना चाहते हैं तो आप राइट डायरेक्शन ले लें, ठीक है, आप मैनेजमेंट साइड में जाना चाहते हैं आप सेंट्रल साइड पे चल जाएं, आप आईटी किसी और फील्ड में जाना चाहते हैं तो आप लेफ्ट वर्टिकल में चले जाएं। तो कहने का मतलब तो उनको कैरियर पाथ दिखाएं और कहें कि 6 महीने 1 साल का आपका ये ट्रेनिंग पीरियड होगा जिसपे हम आपको जो प्रोफेशनल्स हैं वो कॉर्पोरेट से आपको ट्रेनिंग दे रहे होंगे, सही बात ठीक है, और देने के बाद वही ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो उनको जो पूल इंस्टेड ऑफ वो पैसा लगा रही है एडवर्टीजमेंट पे लगा रही है चीजें लगा रही है, वो इंस्टीट्यूट के साथ होके देखिए बेस्ट पूल सेलेक्ट करना है ना, वो तो आज भी बेस्ट पूल सेलेक्ट कर रहे हैं, लेकिन कम से कम उनको ये तो होगा कि हमें एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो रही है कि हमें एक फ्रेश का टैग नहीं लग रहा, वो बेचारे प्रेशराइज नहीं हो रहे, ठीक है, साइकोलॉजिकली वो स्ट्रेस में नहीं आ रहे, ठीक है। तो हमें ये करने की जरूरत है कि ऑर्गेनाइजेशंस आए, बेशक वो अपना 1-1 लाख रुपए का भी पूल बनाना चाहें तो 1 लाख रुपए का, इतनी जितनी ऑर्गेनाइजेशन है 1 लाख रुपए का भी पूल होगा तो बहुत बड़ा पूल होगा, तो उनके लिए ये बिल्कुल पीनट है अगर वो इस तरफ इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। तो फ्रेशर को ये होगा कि ये उनको मिलेगा कि प्रैक्टिकल इन्वायरमेंट मिल जाएगा 1 साल का, 6 महीने का, 6 महीने के बाद वो ऑन बोर्ड कोई भी उनको कर ले फिर, और इनकी जो रिक्वायरमेंट 2 साल वाली है वो नहीं होनी चाहिए, 2 साल वाली रिक्वायरमेंट, उन्हें कहा इस चैनल से ये स्टूडेंट्स आ रहे हैं, ठीक है, अब ये चैनल से हमने इनको लेना है, उसकी फ्रेशर की रिक्वायरमेंट ना हो, हाँ प्री रिक्वायरमेंट ये होगा कि आपकी क्वालिफिकेशन ये होनी चाहिए जो कि हमारे स्टैंडर्ड्स की रिक्वायरमेंट होनी चाहिए, सही ठीक है। बात है। तो ये है मेरा, तो मेरी सजेशन तो इस तरफ ये है कि हमें इस तरफ जाना चाहिए और इसको बड़े फोरम पे हमें उठाने की भी जरूरत है। जिस तरह ये एमएनसीज है ना, जिस तरह लाइक यूनिलीवर हो गई, पीएनजी हो गई, इनकी जो मुझे सबसे अच्छी बात लगती है ना वो ये होती है कि ये लोग हर मतलब कह लें हर सेगमेंट को टारगेट करते हैं। एक्सपीरियंस के हवाले से अगर बात की जाए ना, कि वो एक्सपीरियंस तबके को भी टारगेट करते हैं, वो बिल्कुल फ्रेश बच्चों को भी टारगेट करते हैं। मतलब आपने देखा होगा कि यूनिलीवर और ये पीएनजी इस तरह की जो बड़ी बड़ी एमएनसीज हैं पाकिस्तान के अंदर जो ऑपरेट कर रही हैं, एंग्रो भी हो गई उसमें आ जाती है, तो वो लोग जो है उनका एक होता है एमटीओ प्रोग्राम होता है, मैनेजमेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है, एमटी प्रोग्राम होता है, जिसके अंदर वो बिल्कुल फ्रेश ग्रेजुएट, मतलब वो यूनिवर्सिटीज जाती हैं, वो वहां पे जाके उनको उस मैनेजमेंट ट्रेनिंग, वो कहती है कि बस हमें आपके पास डिग्री होनी चाहिए, दैट्स इट। इवन इफ अगर आपको नहीं पता कि आपने फाइनेंस में जॉब करनी है, एचआर में जॉब करनी है, या एक्सवाईजी डोमेन में जॉब करनी है, सप्लाई चेन में, डजंट मैटर, आपको हम पिक कर लेंगे बेस्ड ऑन योर स्किल सेट, कि भाई आपको आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी हैं, आपके पास हल्की फुल्की डोमेन नॉलेज है, टेक्निकल नॉलेज है, ये वो, उसके बेसिस पे वो बच्चे को उठा लेती है। फिर उसके बाद वो करती क्या है कि जी वो 6 महीने साल जिस तरह आप बता रहे हैं, उनको डिफरेंट डिपार्टमेंट्स का एक जायजा देती है, एक एक फ्लेवर देती है कि भाई यहाँ इस तरह वर्किंग होती है, वहाँ इस तरह वर्किंग होती है। एंड में फिर 1 साल बाद फिर वो जाहिर बात है बच्चों को भी देख रही होती है, बच्चे कंपनी को भी देख रहा होता है, फिर वो म्यूचुअली डिसाइड करते हैं कि अच्छा मैंने अब फाइनेंस में जाना है या मैंने इस फील्ड में जाना है। तो वो बच्चा 2 साल वहां पे लगा के जब वो निकलता है तो उसकी नेटवर्क भी ज्यादा होती है,
मैंने जो देखा है कि मतलब वो हाई डिमांड में भी होते हैं कि मतलब उसको दूसरी कंपनियां यू पिक कर लेती हैं, यू पिक कर ली थी, कहती हैं ये यूनिलीवर या ये इस मतलब एमएनसी के प्लेटफॉर्म से गुजरा है और उसने 2 साल वहां पे सर्व किए, तो यार ये बंदा जेन्युइनली टैलेंटेड है, इसने रगड़ा भी खाया हुआ है और ये हाईली स्किल्ड बंदा है। तो आई थिंक ये जो माइंडसेट है ना, मुझे मेरे पर्सनल ओपिनियन ये है कि हमें हर लेवल पे कंपनी, चाहे बड़ी कंपनी हो छोटी कंपनी, उसको एक ये छोटा मोटा एक ये प्रोग्राम सेट करने की जरूरत है, ताकि जो फ्रेशर्स आ रहे हैं ना, जिस तरह बात करें कि टैलेंट जाया हो रहा है, क्योंकि देखिए फ्रेशर्स जो हमारे आ रहे हैं वो बहुत ही कह लें टैलेंटेड भी है, साथ साथ वो बहुत ही ड्रिवन भी है, मोटिवेटेड भी है कि यार वाकई में वो कॉर्पोरेट लेवल के लिए, मुल्क के लिए कुछ करना चाहते हैं, ठीक है ना। तो वो इस फील्ड में आते हैं तो वो कहते हैं यार, फिर वो दिल बर्दाश्त हो जाते हैं कि यार जॉब्स ही नहीं है, और जॉब्स हैं वो कहते हैं एक्सपीरियंस। तो ये जो एमटीओ प्रोग्राम है ना, ये आई थिंक इसको थोड़ा सा मजीद, जैसे आप बोल रहे हैं, उसको मजीद थोड़े से ना बढ़ावा देने की जरूरत है। और इसके अंदर जो है ना, एक चीज और मैं ऐड करूंगा, इसके अंदर ऑर्गेनाइजेशन, जैसे हमारा अक्सर ये होता है कि आईबी एलम्स के ग्रेजुएट्स जो हैं उनको मोस्ट ऑफ द टाइम हमने देखा है कि उनको प्रेफरेंस ऑफर मिल दी जाती है। जाती हैं चीजें, ठीक है ना। हम्म। तो ये जो एक लाइन ड्रॉ की हुई है हमने, ये लाइन ड्रॉ नहीं होनी, ये नहीं होनी चाहिए सही कि बात आप देखें अपॉर्चुनिटीज सबको मिलनी चाहिए, ठीक है। माइट भी देखें, बेशक रिसोर्सेज उसके पास ज्यादा थे तो वो आगे चला गया, एक प्रीमियम उसमें चला गया, लेकिन कहना मकसद है आप अपॉर्चुनिटीज तो सबको दें, आप है, डिस्क्रिमिनेशन तो आप स्टार्ट से ही लेके चल रहे हैं। सही बात है, प्लेइंग फील्ड को लेवल रखें। सही बिल्कुल बात ऐसे है। है। सही। अच्छा सही है, मैं एक इंटरेस्टिंग आपको एक केस स्टडी देना चाहूंगा, मैं चाहूंगा कि आप किस तरीके से इसको डील करेंगे। तो इंटरव्यूज के हवाले से बात करते हैं, फॉर एग्जांपल। जी जी तो आपका जो इस वक्त रोल है टीसीएस के अंदर, मतलब आप एक डिपार्टमेंट हेड है, मतलब डेटा एनालिटिक्स के, ठीक है। तो जाहिर बात है आपके पास ढेर सारी सीवीज आती होगी, मतलब प्रोस्पेक्ट्स की, मतलब लोगों की। तो डेटा मतलब आप अपनी टीम के लिए डेटा एनालिटिक्स के लिए, चाहे वो बीआई का रोल हो, वो डेटा एनालिटिक्स का रोल हो, डेटा इंजीनियर का रोल हो, डेटा साइंटिस्ट का रोल हो, या प्रोग्रामर का रोल हो, तो कोर स्किल्स मतलब आप क्या देखते हैं, मतलब व्हाट डू यू थिंक इन योर ओपिनियन के अगर मेरे पास कोई सीवी आती है तो मैं उसको इंटरव्यू के लिए बुलाऊं या ना बुलाऊं, वो फैसला करने के फैक्टर्स क्या देखते हैं आप, कोर फैक्टर्स क्या है, मतलब स्किल के हवाले से और इसके अलावा, यू नो व्हाट आई मीन, देखें, इस इसमें हवाले जो है से ना, सीवी का उसका। देखें इसमें 3 कोर फैक्टर्स हैं जिनको मैं अपने लिहाज से सोचता हूँ। सबसे पहले कि उस जो सीवी में मेंशन है उसके क्वालिफिकेशन क्या है, हम्म। ठीक है। सेकंड थिंग, उसके स्किल सेट क्या है, ठीक है। और थर्ड थिंग कि उसकी कम्युनिकेशन कैसी है, ठीक। तो इन 3 चीजों को देखते हुए हम डिसाइड करते हैं, या मैं डिसाइड करता हूँ कि हम इस रिसोर्स को एक चांस दें, ठीक है, यानी फर्स्ट कॉल इसको करें करें। हम्म। अच्छा, अब जरूरी नहीं होता कि वो कितना एक्सपीरियंस है या नहीं है, ठीक है। देखें, परफेक्ट रिसोर्स तो कहीं भी नहीं मिल सकती, कहीं भी ठीक मिल है, सकती, ठीक और है। ऑन द जॉब डिस ट्रेनिंग ही इज एवरीथिंग, आई फील। बिल्कुल। तो और हर कोई 100% परफेक्ट नहीं होता, और मल्टीटास्किंग का इन्वायरमेंट हर जगह नहीं होता। जैसे हमने अगर मल्टीटास्किंग की है कि हमने एनालिटिक्स भी की है, कॉस्टिंग भी की है, हमने फाइनेंशियल मॉडल्स भी बनाए हैं, बजटिंग प्लानिंग भी की है साइमल्टेनियसली। तो कहने का मकसद है कि हर इन्वायरमेंट में या जो एजुकेशन सेक्टर में उस तरीके से सिचुएशन या सिनेरियोज नहीं होते, ठीक है। और अगर वो किसी कॉर्पोरेट से भी आ रहा है तो जरूरी नहीं कि इस तरह के सिनेरियो मल्टीटास्किंग या डिफरेंट डायमेंशंस में काम किया। तो हम सिर्फ ये देखते हैं कि जो कोर हमें चाहिए, लाइक बेसिक क्वालिफिकेशन, ताकि एटलीस्ट ये हो कि बिल्कुल ही हमें हाथ पकड़ के ना चलना पड़े, ठीक है। और सेकंड ये है कि उसको बेसिक जो स्किल सेट रिक्वायर्ड है, लाइक उसकी कम्युनिकेशन ये और प्रेजेंटेशन, ठीक है। हम साइंस, डेटा साइंस में मेनली बात तो करते हैं कि डेटा के एनालिसिस की, चीज़ों की डेटा प्रिपरेशन आनी चाहिए, एक्सट्रैक्शन आनी चाहिए, मॉडलिंग आनी चाहिए। हम जरा कहीं ना ये चीज को वेटेज कम देते हैं या इग्नोर कर जाते हैं कि एक उसकी कम्युनिकेशन और प्रेजेंटेशन या विजुअलाइजेशन, ये एक बहुत क्रिटिकल है इस चीज के लिए। अगर वो चीजें सिर्फ नंबर्स ही को दे के आगे नंबर्स ही देगा और उसकी इंटरप्रिटेशन या उसकी विजुअलाइजेशन जो होनी चाहिए उस हिसाब से नहीं हो पाएगी, तो वो प्रोडक्ट समझेंगे फेल हो जाएगी कहीं ना कहीं। सही बात है। यानी कहीं ना कहीं उस पर जो है ना एक रेड स्पॉट आ जाएगा कि ये चीज मिसिंग है इसके अंदर, या ये चीज क्लियर नहीं है, तो प्रोडक्ट फेलियर की तरफ ज्यादा चांसेस है।
तो मैं सीवी के अंदर सिर्फ ये मेन 3 चीजें देख रहा होता हूँ। क्वालिफिकेशन, स्किल सेट क्या है, और सेकंड उसकी प्रेजेंटेशन। आपको इतना ब्रीफ समरी नहीं चाहिए, या 4 पेजेस 5 पेजेस की सीवी नहीं चाहिए। आज किसी के पास टाइम नहीं है। 1 पेजर इज इनफ टू सेल योर। अगर आपने 2 मिनट के अंदर अपने आप को सेल कर लिया तो आप कामयाब हो जाएंगे। अगर आप 2 मिनट से ज्यादा ले रहे हैं तो आपको कोई नहीं, शायद किसी के पास इतना टाइम नहीं है कि वो आपको बुलाए, कॉल करे कि इंटरव्यू के लिए आए आप। सही बात है, सही बात है। अच्छा सही भाई, पता है मैं आपको एक मजे की बात बताऊं। हमारे आई मीन ये मेरा अपना ओपिनियन है, आई एम नॉट सेइंग कि ये सब इस तरह सोचते हैं, बट मेरा जो पर्सनल ऑब्जर्वेशन है और ओपिनियन है वो ये है कि अब पाकिस्तान के अंदर हम लोग जो है ना, हमने हमारा एक स्टिग्मा है कि हमने डेटा साइंस टेस्ट को जो है ना इक्वेट कर दिया है एज अ प्रोग्रामर, प्रोफेशनल प्रोग्रामर, कि जी आपको सिर्फ कोडिंग आनी चाहिए, दैट मीन्स कि आप एक प्रोफेशनल डेटा साइंटिस्ट हो। जस्ट बिकॉज आपको पाइथन आती है, आर आती है, या आपकी टेक्निकल स्किल्स बहुत साउंड है, बहुत अच्छी हैं, तो मतलब दैट मीन्स कि आप बहुत अच्छे डेटा साइंटिस्ट हो। ये एक स्टिग्मा है पाकिस्तान में लगता है। इस वजह से लोग अपनी कम्युनिकेशंस के ऊपर इतना इन्वेस्ट नहीं करते, अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स के ऊपर इतना इन्वेस्ट नहीं करते, अपनी डोमेन नॉलेज को एक्सट्रैक्ट वो लेने में इतना इन्वेस्ट नहीं करते कि यार मैं इंडस्ट्री के बारे में भी तो थोड़ा जानूं, कि यार अगर मैं डेटा साइंटिस्ट के लिए स्किल सेट ले रहा हूँ, ठीक है, मैं अगर पाइथन आर और ये मशीन लर्निंग मॉडल्स वगैरह सीख रहा हूँ, मैं थोड़ा सा ये भी तो जानूं कि यार रिटेल सेक्टर में किस तरीके से अप्लाई होती है चीजें, या लॉजिस्टिक सेक्टर में किस तरह अप्लाई होती है, सप्लाई चेन में, फार्मा में किस तरह अप्लाई होती है। क्योंकि जब वो इंटरव्यू देने जाता है, मैंने भी इंटरव्यूज दिए हैं थोड़े बहुत डेटा साइंस फील्ड के, तो और मैंने दिए भी हैं, तो मैंने ये देखा है कि एम्प्लॉयर देखता है कि भाई ठीक है, इसकी स्किल सेट तो उसको सीवी से पता चल जाती है, बट जो कम्युनिकेशन स्किल है ना, जो आपने जिस बारे में बात की, मुझे लगता है कि वो कम्युनिकेशन स्किल एज सच लोगों की इतना नहीं बाजे आती पाकिस्तान में स्पेशली, टैलेंट की ज्यादातर, क्योंकि वो समझते हैं कि यार बस प्रोग्रामिंग सीख लूँ मैं जल्दी से, प्रोग्रामिंग मुझे आगे दैट मीन्स कि मैं मास्टर हो गया डेटा साइंस का। ऐसा नहीं है। इट्स लाइक 33% प्रोग्रामिंग है, 33% स्टैटिस्टिक्स है जो आप बात कर रहे थे, एंड 33% इज डोमेन नॉलेज, जो कम्युनिकेशन का जो इशू है, कि आपको पता होना चाहिए कि किस तरीके से आप uh, अपनी प्रोग्रामिंग स्किल्स को, अपनी डेटा साइंस स्किल्स को इस दायरे में रह के लगा सकते हो, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे वो सारी चीजें तो आपने जॉब पे ही सीखनी है। तो वो सिर्फ एम्प्लॉयर देखना चाह रहा होता है कि यार ये मैं इसको मैं अगर हायर करूं तो ये एक अच्छा, एक कंप्लीट ऑलराउंडर मेरे लिए साबित होगा कि नहीं होगा, या होगी कि नहीं होगी। तो आई थिंक दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि कम्युनिकेशन में हमें इन्वेस्ट करने की हेवीली जरूरत है। तो जो भी सुन रहा है आज हमारी पॉडकास्ट, तो लाजमी अपने टेक्निकल स्किल्स के साथ साथ अपनी सॉफ्ट स्किल्स के ऊपर भी तवज्जो दें, वहां पे भी अपना टाइम इन्वेस्ट करें, वहां पे भी आप अपनी रिसोर्सेज को इन्वेस्ट करें। तो ठीक हो गया, चलिए। अच्छा, तो सही भाई, बस थोड़े से और सवाल, 2-3 और सवाल, उसके बाद फिर हम लोग ऑडियंस से क्वेश्चंस लेंगे इंशाल्लाह। जी मैं बस अभी चैट देख रहा हूँ। अच्छा, तो हम लोग कॉन्वर्जेशन के एंड में हमने एक पूरा फोरम रखा है Q&A का, तो इंशाल्लाह हम सारे क्वेश्चंस आपके तब लेंगे, सारी इंफॉर्मेशन इंशाल्लाह हम तब लेंगे, तो जस्ट बेयर विद अस फॉर फ्यू मोर मिनट्स। अच्छा, चलिए सही भाई, तो बस 2-3 और सवाल, फिर इंशाल्लाह हम लोग Q&A के फ्लोर ओपन करते हैं। तो थोड़ा सा ये तो होगी बात इंडिविजुअल लेवल पे, अब थोड़ा कॉर्पोरेट लेवल पे आते हैं। तो मैंने अभी रिसेंटली एक लार्ज टेक्सटाइल कंपनी के एग्जेक्टिव से मेरी बात हुई। तो वो जो है मुझे कह रहे थे कि यार हम लोग अपनी कंपनी के अंदर डेटा एनालिटिक्स को इंट्रोड्यूस करवाना चाहते हैं, और हम चाहते हैं कि हम इस इनिशिएटिव को लॉन्च करें। ठीक है, तो मैं आपसे पूछना चाहूंगा, बीइंग अ कंपनी एग्जेक्टिव योरसेल्फ, कि एक कंपनी एग्जेक्टिव अगर अपनी कंपनी के अंदर डेटा साइंस एंड एनालिटिक्स का इनिशिएटिव लॉन्च करना चाहता है या चाहती है, तो उसका पहला कदम व्हाट विल बी हिज और हर फर्स्ट स्टेप, और सक्सेसफुली किस तरीके से उस इनिशिएटिव को डेवलप और लॉन्च करना है, एग्जीक्यूट करना है। सिर्फ भी आपका माइक म्यूट है। Sorry. अच्छा,
इसके लिए देखें एक प्रॉपर एक रोड मैप बनाने की या एक स्ट्रेटजी पहले डेवलप करने की जरूरत है कि हमें जाना किस तरफ है, और वो स्ट्रेटजी ऑब्वियसली बिल्ड करेगी, बेस होगी हमारे करंट प्रैक्टिसेस पे, हमारे जो डेटा, हमारी नीड, हमारी प्रॉब्लम्स क्या है, उन सब चीज़ों को एनालाइज करने के बाद आप एक प्रॉपर एक रोड मैप बनाएंगे। रोड मैप बनाने में सबसे पहले आपको इंफ्रास्ट्रक्चर पे कितनी इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड है, ठीक है, और इस इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ हमें ह्यूमन रिसोर्स क्या चाहिए, ये आपके जो फर्स्ट प्रायोरिटी होगी। एक तो पहला तो आपने प्लान बनाना है, आपने अपने प्रॉब्लम्स को एनालाइज करके प्लान बनाना है, ठीक है, और दूसरा ये है कि आपने अपने इंफ्रास्ट्रक्चर पे इन्वेस्टमेंट करनी है, ये आपका पहला टास्क होना चाहिए। और सेकेंडली अगर वो आप इंफ्रास्ट्रक्चर पे बिल्ड कर रहे हैं और अपने एचआर पे बिल्ड करने के बाद अब आप देखते हैं कि आप कहाँ पहुँच लैंड करते हैं, तो आप उसका एक फेज होगा जो कि शॉर्ट टर्म होगा, 6 मंथ्स का, 1 ईयर का। आप उसके बाद इवेल्युएट कर सकते हैं कि जो आपने टारगेट अपने या ऑब्जेक्टिव सेट किए थे, कहाँ पे आप लैंड कर रहे हैं, कहाँ पे आप के गैप्स आइडेंटिफाई हो रहे हैं, कौन सी चीज़ है जो अप्लाई नहीं कर पाए, आइदर इश्यूज क्या थे, टेक्नोलॉजी इश्यूज थे, रिसोर्स कंस्ट्रेंट थे, स्किल सेट इशू था, मैनेजमेंट फोकस नहीं था, क्या चीज़ें थी जो कि चीज़ें हो पाई। और उसके दौरान ही आप फिर एनालाइज करते हैं कि अब ये हमने आज स्टार्ट किया था 2022 के जैन में, अब हम 6 महीने या साल बाद हम देखें, हमें ये भी कंपेयर करने की ज़रूरत है कि हम साल बाद कहाँ पे लैंड कर रहे हैं, और इंटरनेशनली हम क्या हम पैरेलल पहुंचने की उस डायरेक्शन में जा रहे हैं, नहीं जा रहे, जो हमने एक अपना बेंचमार्क सेट किया था। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो उस बेंचमार्क में भी चेंजेस आ चुकी हैं, तो हमें उस इन सब चीज़ों को इवेल्युएट करने की जरूरत है। सही तो है, सही। तो रोड मैप हमें हमें एक स्ट्रेटजी का ऑब्जेक्टिव जरूर सेट करने की जरूरत है। स्ट्रेटजी का ऑब्जेक्टिव नहीं होगा तो हम डायरेक्शन लेस हो जाएंगे। तो ये मेरी एक उस पे है थॉट। ओके, ओके, नहीं, जबरदस्त हो गया। अच्छा, बीआई वर्सेस एआई, आपके ख्याल में कौन सा ज्यादा रेलेवेंट है एक स्टूडेंट या प्रोफेशनल के लिए, और एक इदारे के लिए, एक कॉरपोरेशन के लिए? तो पहले स्टूडेंट और प्रोफेशनल से स्टार्ट करते हैं। देखें, BI, ML या डीप लर्निंग, ठीक है, ये सब जो है ना AI से ही ड्राइव हो रही हैं चीज़ें, ऐसा ही ठीक है। है। तो इट मीन्स कि आप AI से स्टार्ट करें, चाहे अदर स्टूडेंट हो या कॉर्पोरेट हो। देखें, फोकस इम्पोर्टेंस दोनों के लिए एक ही है, ठीक है। कहीं पे वो BI की तरफ ज़्यादा फोकस होंगे, उनकी नीड शायद अभी BI की होगी, यानी वो सिंपल एक एनालिटिक्स, वो डेटा को देखना चाह रहे होंगे कि उसकी माइनिंग करके, ट्रांसफॉर्मेशन करके, एनालिटिक्स करके और रिकमेंडेशन करके और प्रोडक्ट डेवलपमेंट या जो भी स्ट्रेटजीज डेवलप करना चाहें वो उसकी बेस पे कर लें। अच्छा, कुछ ऑर्गेनाइजेशन होंगी जो बहुत ही एडवांस लेवल पे जा रही होंगी, तो वो AI की तरफ ज़्यादा फोकस्ड होंगी, इंक्लाइंड होंगी, ठीक है। इसी तरीके से स्टूडेंट के भी अगर मैं करियर की बात करूँ, ठीक है, अब डेटा साइंस के अंदर भी ना अब स्पेशलाइज स्किल सेट आने वाला है, ठीक है। अब क्या हो रहा है कि अभी तो हम सिर्फ डेटा साइंस, जैसे हम अगर हम हेल्थ सेक्टर की बात करें तो वहाँ पे जैसे स्पेशलाइजेशन आ चुकी है, इसी तरीके से डेटा साइंस की तरफ भी स्पेशलाइजेशन आने वाली है, आने वाली है। और कुछ चीज़ों में आ रही है, ठीक है। लाइक जैसे ML भी आ गया, DL भी आ गया, इसके बाद अब कल को कुछ और नई टेक्नोलॉजी आ जाएगी, ठीक है, तो कहने का मतलब तो कंप्यूटर उसके अंदर विजन भी है और स्पेशलाइजेशन चीज़ आ गई। तो AI शुड बी दी टॉप प्रायोरिटी, हमारा प्रायोरिटी AI की तरफ होना चाहिए। बिजनेस इंटेलिजेंस ऑब्वियसली उसी AI की बेस पे आपने उसके अंदर डेटा के अंदर इंटेलिजेंस अप्लाई करनी है, साइंस अप्लाई करनी है, ठीक है, उसी के बेस पे रिकमेंडेशन देनी है, प्रोडक्ट डेवलपमेंट्स होनी है, चीज़ें होनी है। तो मेरा कहना यह है कि हमें जाना चाहिए AI की तरफ, एम बिग, वहीं से चीज़ें आपकी सेट होती जाएंगी, आपको पता लगता जाएगा मेरी लुक्रेटिव कैरियर क्या है, किस तरफ मुझे जाने की जरूरत है। ठीक है। ऑब्वियसली AI जो है ना, AI में अगर जाना है तो AI के लिए आपको इन्वेस्टमेंट ज्यादा चाहिए, चीजें ज्यादा चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर रिक्वायरमेंट्स चीजें ज्यादा चाहिए। शायद BI की तरफ आप जाना चाहिए, अगर मैं सिंपल पावर BI की बात करूँ तो बहुत ज्यादा कॉस्ट नहीं चाहिए, ठीक है। अगर मैं कहूँ कि $10 से पर यूजर आप पर मंथ स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है, ये एक प्रो वर्जन एक ले सकते हैं आप, यानी कहीं से स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन AI के लिए ऑब्वियसली आपको एक पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर अपना देखने की हेल्प जरूरत करने की है, जरूरत है। और उसको इवेल्युएट करने के बाद अब वो चीज़ समझ भी आनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि मैंने आज सोचा AI में मैंने अप्लाई करना और शाम में मैं अप्लाई कर दूंगा और कल मैं रिजल्ट देखूंगा तो मेरे रिजल्ट इस हिसाब से आएंगे, ऐसा नहीं है। तो उसके लिए भी एक पूरा एक R&D करने की जरूरत है कि मुझे AI की आज जरूरत क्यों है,
और उस पर आपको जाहिर सी बात है फिर आपने जो डिसीजन लिया उस पर स्टिक भी रहना पड़ेगा। ऐसा ही है। तो ये ना हो कि अगर आप एआई पे आज सोच रहे हैं, उस पर फिर एक पूरा प्रपोजल बन रहा है, स्ट्रेटजी बनाने जा रहे हैं, 6 महीने तक आप स्ट्रेटजी बनाते जा रहे हैं, पता लगे वो टेक्नोलॉजी ऑब्सलीट हो गया, आप मार्केट से बिल्कुल आउट हो गए, एक नई एआई में टेक्नोलॉजी आ गई है। तो जो भी करें फुल 360 पे उसको इवेल्युएट करके करें, डोमेस्टिक में देखें, इंटरनेशनल देखें, उस रेलेवेंट इंडस्ट्री को देखें, सिर्फ इंडस्ट्री स्पेसिफिक ना हो, आप बिल्कुल ही फिर लिमिटेड हो जाएंगे। अगर मैं कहूँ कि लॉजिस्टिक सेक्टर रिलेटेड आप टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करने जा रहे हैं तो आप बिल्कुल लिमिटेड हो जाएंगे। लॉजिस्टिक में अगर पाकिस्तान की बात करें तो बेशक आप स्टार्टअप आज आ गए हैं, लेकिन है तो छोटी इंडस्ट्री ना, कहने का मकसद है। अगर मैं बैंकिंग की बात करूँ, बैंक आज 30 बैंक है पाकिस्तान के अंदर, ठीक है। तो लेकिन कहने का मकसद है कि आप इंडस्ट्री को फोकस करके आप कोई टेक्नोलॉजी डेवलप ना करें या अपनी स्किल सेट को डेवलप ना करें, आप करें डाइवर्सिफाइड हो चीज। लाइक अगर फाइनेंस वाला है ना, फाइनेंस देखिए, फाइनेंस हर जगह है, उसके लिए सीए प्री रिक्विजिट्स है, ठीक है। तो इसी तरीके से एआई की अगर टेक्नोलॉजी आप करना चाह रहे हैं तो आप स्पेसिफिक हेल्थ सेक्टर या उसी स्पेसिफिक उसके ना करें, आप 360 पे इवेल्युएट करने के बाद, सारे वर्टिकल को इवेल्युएट करने के बाद और बेस्ट प्रैक्टिसेस जो इंटरनेशनल में हो रही हैं उनको देखने के बाद आप किसी स्किल सेट में हाथ डालें, और इसी तरीके से कॉर्पोरेट भी इसी तरीके से इन्वेस्टमेंट करे और आगे लेके चले। सही बात है, क्योंकि आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, टेम्पलेट बेस्ड इकोनॉमी है, ठीक है। मतलब दुनिया में कॉर्पोरेट्स इतनी मौजूद हैं, वो इतनी एडवांस लेवल की चीजें कर रही हैं। तो जस्ट आप ये देखें कि भाई अगर मैं बैंक हूँ तो मैं देखूं कि यूएस में बैंक क्या कर रहा है। अगर मैं एक लॉजिस्टिक्स कंपनी, तो मैं देखूं मैं यूएस में या इंडिया में लॉजिस्टिक्स कंपनी किस तरीके से मतलब टेक्नोलॉजी को यूज करके अपने ऑपरेशंस को, अपनी प्रॉफिटेबिलिटी को बेहतर कर रही है, अपनी एम्प्लॉयर्स की मतलब स्किल्स को बेहतर कर रही है। ठीक हो गया। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन सईद भाई, वेरी ओपन एंडेड क्वेश्चन, जनरल क्वेश्चन। आज जो हमारी ऑडियंस हमारे साथ मौजूद है, जो हमें देख रही है या सुन रही है, तो उनके लिए आपके हवाले से क्या एडवाइस होगी, स्पेशली फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ जो कि इस फील्ड में पाकिस्तान के अंदर आना चाहते हैं, डेटा साइंस हो, बीआई हो, प्रोग्रामिंग हो, पाइथन प्रोग्रामिंग, सो ऑन, उसमें आना चाहते हैं। तो आपके ख्याल में एज अ एम्प्लॉयर, एज अ हेड ऑफ data analytics at a large corporation in Pakistan, what will be your advice to these aspiring data scientists, BI professionals? जी। देखिए एडवाइस बड़ी सिंपल सी है। बहुत से स्टूडेंट ऑब्वियसली इंस्टीट्यूट से पढ़ के भी आ रहे हैं, यूनिवर्सिटी से भी पढ़ के आ रहे हैं, एक डायरेक्शन तो बताई जाती है, इनको गाइड भी किया जाता है। लेकिन एज अ कॉर्पोरेट, जब आप कॉर्पोरेट में लैंड करते हैं तो वहाँ की थोड़ी डायरेक्शन या जो भी रिक्वायरमेंट्स है वो थोड़ी डिफरेंट हो जाती है, या एक्सपेक्टेशन कह लें वो डिफरेंट हो जाती है। डिफरेंट हो जाती है। ठीक है। अच्छा, अब इसके लिए क्या है कि डेटा साइंस ही के अंदर हम बात करें तो डेटा साइंस ही के अंदर हमें सिर्फ डेटा साइंस वाली स्टूडेंट पे सिर्फ ये टैग नहीं होना चाहिए कि उसको प्रोग्रामिंग आती है, ठीक है। तो वो प्रोग्रामिंग नहीं होनी चाहिए, वो कॉम्बो होना चाहिए। उसके अंदर कम्युनिकेशन, जैसे हम पहले बात कर चुके हैं, कम्युनिकेशन स्किल एक बहुत क्रिटिकल फैक्टर है, ठीक है। बिजनेस अक्यूमेन बहुत है, और वो सेल्फ स्टार्टर होना चाहिए, ठीक है। और अब यहाँ पे मेरी कई बहुत सी ऑब्जर्वेशन भी रही हैं एसएमईज के साथ। आईटीज में मैंने आईटी में काम किया है, जब प्रोडक्ट डेवलपमेंट की तरफ जाते हैं, अगर उनको कोई रिक्वायरमेंट देते हैं, रिक्वायरमेंट सिर्फ वो जो उन्हें बताया जाता है और वो बेसिक तो करके ले आते हैं, लेकिन उससे आगे का वो सोचते नहीं। तो हमें वो जो सोच है ना अपनी, उसको सोचने की जरूरत है कि ये 360 लेवल पर सोचने की जरूरत है कि ये प्रोडक्ट की अगर मेरे पास आज डेवलपमेंट आई है तो ये प्रोडक्ट की डेवलपमेंट मेरे पास क्यों आई है, क्या रीजन है। अगर इनको सिंपल डेटा तो नहीं चाहिए, ठीक है ना, ऑब्वियसली इस डेटा से इन्होंने कुछ निकालना है, उस डेटा से क्या निकालना है, तो वो थॉट जो है ना बताने की जरूर होनी चाहिए। लेकिन कहने का मकसद है कि एक इंसान की एक अपनी सोच भी होनी चाहिए कि वो रिक्वायरमेंट है, वो बेशक वो काउंटर करे, यानी एक इंटरेक्टिव डिस्कशन हो कि पता लगे कि यार ये आईटी का, इसको सिर्फ आईटी का टैग ना लगाओ, ठीक है, या सिर्फ डेटा साइंस का टैग ना लगाओ, ठीक है ना, कि ये सिर्फ प्रोग्रामिंग ना कर सकता हो। वो ये कहें कि हम उससे प्रॉब्लम सॉल्वर भी है, हम उससे इस तरीके से वो क्रिटिकल थिंकर भी होना चाहिए, ठीक है ना। वो हो सकता है, देखें एक बिजनेस वाला जो इशू है को ना भी वो समझता है ना कि हमारे कंपनी का इशू क्या है, उसको भी समझता है ये पर्सन। बिल्कुल। तो अब हमें जो है देखें डेटा फील्ड जो है ना, देखें इवेल्युएट करने के लिए एक सबसे पहली बात ये है कि
हम जो सोच रहे हैं आज अगर मैं ग्रेजुएट मीन 16 साल की एजुकेशन के बाद जो मैं सोच रहा हूँ, वो मुझे सोचना चाहिए आफ्टर 15 ईयर्स, ठीक है, यानी ये मैट्रिक के बाद, ठीक है। बेसिक मेरी रिक्वायरमेंट है मैट्रिक। मैट्रिक के बाद आपको कैरियर के पता होना चाहिए कि मैंने लैंड कहाँ करना है। आप ये नहीं है कि आप इंटर करें उसके बाद आप फिर डगमगाना शुरू कर दें, आपका विजन ही क्लियर ना हो, मैंने जाना किस तरफ है, मेडिकल की तरफ जाना है, मैंने इंजीनियरिंग की तरफ जाना है, आईटी की तरफ जाना है, किस तरफ जाना है मुझे। तो सबसे पहले तो कैरियर पाथ मेरे सामने होना चाहिए कि मैं जाना किस तरफ चाहता हूँ, ठीक है, क्योंकि कंपटीशन इतना है। आप अगर कैरियर चेंज करते रहेंगे या एजुकेशन में जंप करते रहेंगे लेफ्ट राइट, तो आपके लिए जो आप जिस तरफ जाना चाह रहे हैं ना, वो टारगेट आपका इनविजिबल हो जाएगा। सही बात है। वो ठीक है ना, तो आप वो कहीं लैंड नहीं कर पाएंगे। तो एक कैरियर काउंसलिंग होना बहुत जरूरी है, जो कि मैं सजेस्ट करूंगा कि आप अपने करिकुलम में भी डालें कि कैरियर काउंसलिंग भी एक प्रोडक्ट हम ऑफर कर रहे हैं कि जो कि हर जगह नहीं होती। और दूसरा ये है कि जब आप क्लियर होंगे तो अब आप उस फील्ड में आए, अब उस फील्ड में जब आप आएंगे तो आपको 360 पे उस फील्ड का पता होना चाहिए। देखिए पाकिस्तान का डिलेमा ये है कि पाकिस्तान में रिसर्च भी उस हिसाब से नहीं होती चीजें, ठीक है। तो जब रिसर्च नहीं होती तो वो आपको कहीं एक्सेस मिलता भी नहीं, या इन्फॉर्मेशन वो इजीली मिलती भी नहीं है। इंटरनेशनली आपको वो इन्फॉर्मेशन कहीं ना कहीं रिसर्च हो रही होती है, स्टैटिका कर रही होती है कोई और, दूसरी रॉयटर्स कर रही होती है, कोई और रिसर्च कर रही होती है कंपनीज, ठीक है। लेकिन पाकिस्तान में वो इन्फॉर्मेशन मिलती नहीं है, तो आप 360 एनालाइज करना मुश्किल होता है। लेकिन आप इस पर जितना टाइम इन्वेस्ट आप अभी करेंगे वो आपके लिए ज्यादा फ्रूटफुल होगा, इंस्टेड कि आप एक चीज में जाएं और उसके बाद आप वो बैकफायर कर जाए। सही बात है। तो रिसर्च वर्क अपना जरूर करें, अपना कैरियर काउंसलिंग जरूर करें, अपना कैरियर पाथ जरूर खुद डिजाइन करें, ना कि कोई और डिजाइन करे, ठीक है। सही बात है। बिकॉज आप अपनी लाइफ के आप खुद ओनर हैं, आप खुद डिसीजन मेकर हैं ऐसा उसके। ही है, ऐसा ही है। तो ये इस तरह की चीजें मैं इसमें सजेस्ट करूंगा कि ये होनी चाहिए। और दूसरा ये है कि आप फोकस होकर काम करें, अपनी ये स्किल सेट्स को आप 360 पे वैल्यूएट करें, आपकी प्रेजेंटेशन, आपकी अपेयरेंस, आपकी जो है इनसाइट्स चीजें, ये सब चीजें होनी चाहिए। और रही बात सीवी, जब सीवी पे आप आए तो सीवी आपकी बहुत लेंथी नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल समराइज क्या आपकी की अचीवमेंट्स हैं, आपकी प्रोजेक्ट्स क्या हैं, आपकी क्वालिफिकेशन क्या है, आपकी स्किल सेट क्या है, बस इस पे लिमिट हो, ठीक है। सही बात बाकी आपने जो सेल करना है वो आपका कॉन्फिडेंस वहां पे सेल होना चाहिए। है, ऐसा ही है, बिल्कुल सही बात। तो ये मेरी एक सिंपल सी वो है सिलसिला, एडवाइस। और जो कि कॉर्पोरेट्स भी इन्हीं चीज़ों को देख रही होती हैं। कॉर्पोरेट्स में आज सिर्फ एक ट्रेंड ये जो कि इसको मैं नेगेटिव कह लूँ या एक पॉजिटिव, ये जो भी है, नेगेटिव इन सेंस ये कॉन्टेक्स्ट पे कॉर्पोरेट चल रही होती चीज़ें कि जैसे आपने मुझे रेफर कर दिया, हम जानते थे तो हमने उस कैंडिडेट को इंटरव्यू के लिए बुला लिया और उसके आगे रेकमेंड कर दिया, ठीक है। लेकिन और कुछ जगह जो है ना, ये इसको मैं नेगेटिव भी कहूंगा, लेकिन दूसरी साइड में पॉजिटिव इसलिए कहूंगा कि आपने मुझे रेफर किया, इट मीन ये अच्छी रिसोर्स होगा, एक ट्रस्टवर्थी रिसोर्स होगी, ठीक है। तो ये नेगेटिव पॉजिटिव दोनों चीजें हैं, लेकिन इसको ज्यादा नेगेटिव इसलिए दूंगा बिकॉज राइट पर्सन मिलता है, लेकिन वो फिर उस हिसाब से राइट पर्सन नहीं मिलता, क्योंकि आप फिर दूसरों को इग्नोर कर देते हैं। तो एक नेगेटिव ये चीज है, एक प्रॉपर चैनल के थ्रू हायरिंग प्रोसेस होना चाहिए इंस्टेड के रेफरेंस सिस्टम के थ्रू हायरिंग रेफरल बेसिस प्रोसेस। पे चल रहे हैं, हाँ, सही बात बिल्कुल है, असली। सही बात है। तो बिल्कुल। ये और था। इसमें बस मैं अपनी तरफ से एक चीज ऐड करना चाहूंगा सारे लिसनर्स के लिए कि जिस तरह सईद भाई ने बताया, बहुत ही जबरदस्त तरीके से इन्होंने समराइज किया है, एंड आई कंप्लीटली 100% एग्री विद दिस। और मेरी बस एक जो मेरा पर्सनल थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस है वो ये कहता है कि आप लोग अपने ऊपर इन्वेस्ट करें, टाइम अपने ऊपर लगाएं, टाइम दोस्तों में भी बैठे हैं, सारी चीज़ों, फैमिली को भी टाइम दें, सबको दें, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे आपने 24 घंटे में से अपने ऊपर भी टाइम लगाना है, अपनी स्किल्स डेवलपमेंट के ऊपर, कम्युनिकेशन स्किल्स पे, डोमेन नॉलेज पे स्टडी करें चीज़ों के बारे में कि क्या चल रहा है, थिंग्स किस तरह वर्क अराउंड करनी है। एंड नथिंग इज इम्पॉसिबल। एंड ऐसा नहीं है कि अपॉर्चुनिटीज नहीं है, अपॉर्चुनिटीज बेशुमार है दुनिया में भी, पाकिस्तान में भी। जस्ट आपको, मेरा जो पर्सनल ओपिनियन है, मैं जूनियर्स को अपने यही कहता हूँ कि भाई अपने ऊपर टाइम लगाओ, बी अ लिटिल सेल्फिश, कि भाई अपने ऊपर थोड़ा टाइम लगाएं, आप स्टडी करें चीज़ों को एंड डेवलप योर स्किल्स। चले ऑन दैट नोट, थैंक यू सो मच सईद भाई, जबरदस्त कॉन्वर्सेशन। चले अब फ्लोर ओपन करते हैं क्वेश्चंस, बिकॉज आई एम श्योर ऑडियंस थोड़ी सी एक्साइटेड होगी आफ्टर द वंडरफुल डिस्कशन। तो चले, 2 हैंड्स रेज्ड हैं,
तो रिजवान भाई पहले आपसे स्टार्ट करते हैं जी। ओके, आई वाज अनएबल टू अनम्यूट, तो थोड़ा सा देर हो गई। सही है, बहुत अच्छा लगा सर आपको सुन के, एंड इट इज ऑलवेज हार्टनिंग टू सी अ प्रोफेशनल लाइक यू स्पीकिंग एट दिस फोरम्स। बस मेरा आपसे जो है ना जो बात वही थी कि यस, थ्रू प्रॉपर प्रूनिंग प्रोसेस होना चाहिए, कि हायरिंग का एक प्रोसेस हो जिसके अंदर जो चीज़ें आपने इधर, जो फैक्टर्स आपने यहाँ पे हाईलाइट किए, दैट विल ब्रिंग द राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब, और वही एक्सेल करेगा। तो आई जस्ट वांटेड टू अग्री टू दैट एंड अप्रिशिएट दैट कि सर बहुत सारी बातें आपने वो की कि उसको स्टैट्स पे, उसको जो है वो बिजनेस प्रोसेस की नॉलेज होनी चाहिए, और ऑफ कोर्स कोडर ही सिर्फ ना हो, ये सिर्फ आईटी स्पेसिफिक ना बन जाए। सो रियली अप्रिशिएट दैट, थैंक यू। हेलो जी, thank you so much, Rizwan bhai. I think Said bhai, any comment on that? I think he's complimenting कि हमने कि आपने जिस तरीके से जबरदस्त तरीके से इसको जज़ाकल्लाह summarize रिजवान किया। भाई, थैंक यू फॉर योर अप्रिशिएशन। Thank you so much. चले जी नदीम, please go ahead with your question. आई जस्ट वांटेड टू आस्क ए क्वेश्चन कि हम लोगों को किस तरह कन्विंस करें इनिशियल लेवल पे जब आप कोई बीआई के ऊपर काम कर रहे होते हो, क्योंकि आपके जो अपने पेयर्स होते हैं और जो कभी कभार ऐसा होता है कि जो हेड लेवल का बंदा होता है उसको ठीक है, वो कहता है कि हाँ ठीक है डैशबोर्ड तो आपने क्रिएट कर लिया है, उसको एज अ शशका ले रहे होते हैं, वो एज अ उसको ये नहीं देते कि ये बिजनेस ड्रिवन डिसीजन जो होंगे वो आपके डेटा से ही एक्सपेक्ट होंगे। तो उसको किस तरह कन्विंस करें लोगों को इनिशियल लेवल के ऊपर कि ये आपका ब्लड एंड फ्यूल है फॉर योर ऑर्गेनाइजेशन। गुड क्वेश्चन। अच्छा, थैंक यू नदीम। इसमें देखें होता ये है सिलसिला कि समटाइम्स हम बहुत सी इंसाइट्स क्रिएट कर रहे होते हैं लेकिन हम उनको प्रॉपरली विजुअलाइज या रिकमेंड नहीं कर पाते, ठीक है। और दूसरा ये है कि देखें हर ऑर्गेनाइजेशन की ना एक डिफरेंट प्रायोरिटीज होती हैं, वो सब चीज़ें होती हैं। लाइक कोई बिजनेस ऐसा होगा जो बहुत ही उनको लिक्रेटिव लग रहा होगा, कोई बिजनेस ऐसा होगा जो हम रन तो कर रहे हैं लेकिन माइट भी वो सिर्फ हम एक, जैसे हम शेल्फ पे सारे प्रोडक्ट्स रखते हैं लेकिन वो डजेंट मीन के हर प्रोडक्ट बहुत प्रॉफिटेबल होती है और अच्छे मार्जिन दे रही होती है, और कुछ प्रोडक्ट्स ऐसी भी होती है जो ब्लीड भी कर रही होती है, ठीक है। लेकिन आपका सवाल बहुत अच्छा है, लेकिन समटाइम्स जो है ना देखें, एक होता है कि एक 1 मिलियन की प्रोडक्ट है और एक है 1 लाख की प्रोडक्ट, ठीक है, कहने का मकसद है। तो ऑर्गेनाइजेशन की ना कुछ प्रायोरिटीज होती हैं कि उनका फोकस किस तरफ है। लाइक वो 1 मिलियन के पे ज्यादा टाइम इन्वेस्ट करें या 1 लाख वाली प्रोडक्ट पे टाइम इन्वेस्ट करें। तो ये ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन और प्रायोरिटीज डिपेंड करती हैं। और इसके अंदर एक और फैक्टर भी आ जाता है मैनेजमेंट का। मैनेजमेंट की आपस में कितनी अच्छी एक वो अंडरस्टैंडिंग, आपस में जेल कितना है, केमिस्ट्री कितनी मैच करती है कि मीन्स अगर आप कोई चीज रेकमेंड कर रहे हो या मैं कोई चीज रेकमेंड कर रहा हूँ, वो मेरे सुपरवाइजर को तो अपील कर रही है, लेकिन क्या मेरा वो जो सुपरवाइजर है वो ऊपर मैनेजमेंट या सीईओ के साथ भी उस लेवल की केमिस्ट्री की वो चीजें बन रही है नहीं बन रही। तो ये 2-3 फैक्टर्स हैं चीजें। लेकिन बात आपकी बिल्कुल ठीक है, बिकॉज जब एक एनालिस्ट के लिए मोटिवेशन या डेटा साइंटिस्ट के लिए मोटिवेशन उस वक्त आती है कि वो कोई काम करे, रिकमेंडेशन दे और वो रिकमेंडेशन जो है ना वो लाइव भी हो जाए या इम्प्लीमेंट भी हो जाए। तो लेकिन अक्सर सिनेरियोज में ऐसा हो नहीं पाता। तो फेलियर के जो रीजन समझ आते हैं वो यही है कि ऑर्गेनाइजेशन की प्रायोरिटीज क्या है, और सेकंड ये समटाइम्स ये भी होता है कि ऑर्गेनाइजेशन के अपने इंटरनल जो है ना पेयर्स के अंदर रिलेशनशिप कैसा है। तो समटाइम्स प्रोडक्ट के फेलियर्स इस वजह से भी होते हैं। Yes, yes. I have do articles from Brand House, the great company, chart accountant. जी नदीम, आपको सवाल का आपके रिस्पांस मिला है? जी जी बिल्कुल मिला। और मैं एक एक्सपीरियंस यहाँ शेयर करना चाहूँगा कि सईद भाई के साथ मैंने काम किया टीसीएस में, और इट वाज अ वंडरफुल एक्सपीरियंस वर्किंग विद हिम। और बहुत ज़्यादा इन्होंने यानी कि हम लोगों को सपोर्ट किया, और ऑपरेशनली ऑपरेशन से मैं यहाँ से था और सईद भाई जो थे वो एनालिस्ट थे, तो एक बड़ा ज़बरदस्त कंबो हमारा बना था। और हमने एक डिपार्ट जो बिल्कुल यानी कि हमारे लिए ब्लीड करता हुआ डिपार्ट था, तो उसकी हमने एनालिसिस करके और स्ट्रेटजी पे की, और क्या नाम है उस डिपार्ट को जो है एक सर्टेन लेवल के ऊपर लेके आए हम लोग। तो बस मैं यहाँ पर यही कहूँगा सईद भाई
थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग मी। कुछ और कंपनी जज़ाकल्लाह, थैंक यू सो मच फॉर योर क्वेश्चन। चलें आगे बढ़ते हैं। जमाल जी, आपकी बारी। Assalamualaikum. My name is Jamal Ahmed Khan and I'm working in Searle Pharmaceutical Company. तो अभी से थैंक यू वेरी मच फॉर दिस इंफॉर्मेटिव सेशन, और आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। और इससे बहुत ज़्यादा नॉलेज हमने गेन की जो रिगार्डिंग इंटरव्यूज़ और कॉर्पोरेट लेवल के ऊपर जो चीज़ें स्क्रीनिंग की जाती हैं और देखी जाती हैं। अच्छा, एक एक्सपीरियंस में शेयर करूंगा जो आपने आप लोग बात कर रहे थे रिगार्डिंग के, एक तो अडॉप्टेबिलिटी नहीं होती कि मिडिल टीयर चाहता है तो अपर टीयर नहीं चाहता, और अपर टीयर चाहता है तो मिडिल टीयर जो है वो उसको मना कर देता है। तो फर्स्ट टाइम जब पावर बीआई पे मैं काम करना स्टार्ट कर रहा था, बिकॉज ऑफ एक्सेल के अंदर जो ना हमारी सारी रिपोर्टिंग और डैशबोर्डिंग होती थी, तो उसको अपडेट करने के लिए वही जो आप लोग बात कर रहे थे कि वो 30 मिनट्स लग जाते थे। तो उसको जब मतलब जो एक्सेल की शीट्स ही मूव करनी पड़ती थी, तो उसको जो है किसी और को दिखाने के लिए कि अगर किसी को मैं शेयर कर रहा हूँ तो वो एक्सेल की शीट ही इतनी बड़ी हो जाती थी फाइल के, वो एक तो ट्रांसफरेबल नहीं होती थी। तो उसके बाद मैंने जो ना सजेस्ट किया कि पावर बीआई जो है एज अ टूल उसको हम जो ना ये कर सकते हैं, इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो उस पर रेजिस्टेंस आ गई थी कि नहीं, एक तो जो है कॉस्ट इन्वॉल्व है। फिर मैंने डेस्कटॉप पे करके दिखाया, पावर बीआई डेस्कटॉप के ऊपर खुद यूट्यूब से सीख के थोड़ा बहुत। तो उसके ऊपर भी जो ना वो जो सुपरवाइजर है हमारे, उनको अपील नहीं हुआ। बट उन्होंने फिर जो ना ये हमारे हेड ने उनको आईटी को ये चीज़ भेजी कि इसका सोल्यूशन क्या है, हम किस तरह जो है इसको ओवरकम कर सकते हैं अपनी एक्सेल की फाइल को, क्या पावरफुल लैपटॉप्स लें, सब कुछ करें। तो आईटी ने बोला कि आप कोई भी लैपटॉप ले लें, लेकिन ये आपको नहीं ओवरकम होगा बिकॉज ऑफ लार्ज डाटा। तो आपको इसके लिए पावर बीआई, लकीली उन्होंने भी पावर बीआई का ही सोल्यूशन दे दिया। तो जब मैंने पावर मतलब वहाँ से सोल्यूशन मिला, तो फिर मेरी जो सजेशन थी उसको रिगार्ड मिला, और फाइनली आई लॉन्च्ड डिप्लॉयर पावर बीआई। और जो मेरे सुपरवाइजर थे उन्होंने भी फिर मुझसे जो है वो लर्न किया, एंड देन आई इनरोल्ड इन एफटीआई फॉर बिजनेस इंटेलिजेंस कोर्स। तो मैंने अपनी स्किल्स को और ज़्यादा पॉलिश किया। अच्छा, मेरा सवाल एक और है, ये तो मैंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया। तो मेरा सवाल ये है कि जैसे पावर बीआई तो हमने कर लिया, उसमें टैबल्यू भी थोड़ा बहुत मैंने किया। अच्छा, और जो जॉब्स आती हैं पावर बीआई से रिलेटेड, अब उसमें यही चीज़ थोड़ी सी कंफ्यूजिंग होती है कि वो उसमें जो रिक्वायरमेंट लिखी हुई होती है, तो क्या वो आईटी से रिलेटेड बहुत सारी रिक्वायरमेंट्स लिखी हुई होती हैं, या जो है क्या नाम है ऐसा होता है कि स्टैटिस्टिशियन से रिलेटेड लिखी हुई होती हैं। तो यानी स्पेसिफिक एक जैसे एरियाज आप लोगों ने बताया कि इसके अंदर वो एक्सपर्टीज ले ली जाए, या किसी और चीज़ के मतलब इसके सेगमेंट्स हैं, इंजीनियरिंग है, विजुअलाइजेशन है, और दूसरी चीज़ है। अच्छा, अभी लास्ट टाइम जो जीएसके से एक पोस्ट आई थी लिंक्डइन के ऊपर के उनको मैनेजर बिजनेस इंटेलिजेंस चाहिए था। तो जो उनकी रिक्वायरमेंट बन रही थी वो उस पर मैं फुलफिल कर रहा था। बट फाइनली जब मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था जब मैं उसको अप्लाई करने गया, बट इट वाज कॉन्ट्रेक्चुअल फॉर 16 मंथ्स। तो ये थोड़ा सा अगर मुझे हेल्प मिल जाए कि मैं उसको मतलब अपनी और जो चीज़ें हैं उसको मैं किस तरह पॉलिश करूं, किस तरह जो है अगर मुझे एंटर होना है तो उसके अंदर और मैं क्या चीज़ करूं। मैंने बिजनेस इंटेलिजेंस के आपके एफटीआई के अंदर मैंने जो है वो डाटा साइंसेस के अंदर भी इनरोल हुआ था, बट ड्यू टू टाइम और थोड़ा सा मेरे पास टाइम कम था और मैं गैप आ गया था, तो ईडीए तक मैंने किया था, उसके बाद मैं कैचअप नहीं कर पाया था। तो इसके अंदर अगर मुझे थोड़ा सा गाइड कर दें इस रिलेटेड। थैंक यू। थैंक यू सो मच जी सर। थैंक यू जमाल। इसमें देखें हर ऑर्गेनाइजेशन की ना एक जॉब डिस्क्रिप्शन या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की ना एक लंबी लिस्ट होती है। वो चाहती है कि एक ही रिसोर्स से मैं पूरी कंपनी का काम करवा लूँ, ठीक है। तो आप इस पर बिल्कुल परेशान ना हो, ठीक है। देखें आपके जो चीज़ें हैं ना, समटाइम्स हम रिक्वायरमेंट को अंडरस्टैंड नहीं कर पाते। रिक्वायरमेंट्स क्या होती हैं, लाइक मैं कहूँ कि एसक्यूएल के बाद ही अगर कहें कि ईटीएल की बात कर रहे हैं, या के वो कहते हैं डेटा ट्रांसफॉर्मेशन की बात कर लें, ठीक है, या उन्हीं चीज़ों को वो मिक्स एंड मैच करके वो टर्म। बात ये है कि देखें जो
समटाइम बहुत सी अक्सर ये मैंने चीज़ें देखी हैं कि आपकी जो रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है ना, वो HR की टीम बना रही होती है और जिनकी एक्सपर्टीज ना होने के बराबर होती है। ठीक है, अगर ये IT के लिए चाहिए या जो भी रेलेवेंट जहाँ चाहिए, जिस डिपार्टमेंट में चाहिए, लाइक एनालिटिक्स डिपार्टमेंट में चाहिए, ठीक है, वहाँ से आपके रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी एक गिनती की 5-6 स्टेटमेंट्स या बुलेट पॉइंट्स में चलेंगी। ठीक है, अब वो क्या करते हैं कि कंप्रिहेंसिव रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज बना दी। समटाइम्स क्या होते हैं, वो उस पोजीशन से या उस जो जॉब है उससे वो पर्टेन ही नहीं करती। समटाइम्स वो एक कंफ्यूजन का भी शिकार हो जाती हैं चीज़ें। तो लेकिन आप बिल्कुल इस पर कंफ्यूज ना हो। ठीक है, आप अप्लाई ज़रूर किया करें, लेकिन आप बस ये ना हो कि आप मिसलीड ना करें। जो रिक्वायरमेंट आपकी जैसे कोर बिजनेस एनालिटिक्स की है, या मैं कहूँ कि पावर BI डेवलपर है, ये कुछ भी है, ठीक है, तो आपके जो प्री रिक्विजिट्स आपको पता है कि मैंने पावर BI में के अंदर होता क्या है। पावर BI के अंदर आपको पता है कि मुझे डेटा एक्सट्रैक्शन करनी है, ठीक है, मुझे ETL करना है, मुझे मॉडलिंग करनी है, मुझे उसकी विजुअलाइजेशन करनी है, मुझे डैशबोर्ड बनाना है और उसको मैंने पब्लिश करना है, और उसके अंदर अगर मुझे कोई फोरकास्टिंग या कुछ करना है तो मुझे करना है। ठीक है, तो आपको उसके सारे प्रोसेस का पता होना चाहिए। वो प्रोसेसेस आपको अगर पता है, देखिए SQL एक प्री रिक्विजिट हर जगह आएगा। ठीक है, आप ये वो कहेंगे कि आपको पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन भी आनी चाहिए, आपको वो कहेंगे कि कल को कुछ और भी आना चाहिए। तो आपके जो बेसिक प्री रिक्विजिट्स हैं, देखिए IT की फील्ड जो है ना बहुत वास्ट है। आप इसको कहीं एक कैनवस में या एक उसके अम्ब्रेला के अंदर लाना बहुत मुश्किल है। ठीक है, तो ये तो अनलिमिटेड फील्ड है, तो आप इससे बिल्कुल परेशान ना हो। आप जो प्री रिक्विजिट्स हैं, जो आपके रिक्वायरमेंट जॉब के हिसाब से या पोर्टफोलियो के हिसाब से बनते हैं, आप उसकी बेस पे आप अप्लाई करें। जाहिर सी बात, हर बंदा तो देखें ना JD बनाने वाला या रोल रिस्पॉन्सिबिलिटीज बनाने वाला परफेक्ट है, और ना जो उस पोजीशन के लिए अप्लाई करो वो परफेक्ट है। ठीक है, ठीक है, कहीं ना कहीं गैप जरूर होंगे। 100% उनको वो हर रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं होगी, और कहीं 100% रिक्वायरमेंट आप फुलफिल नहीं कर पाएंगे। लेकिन एंड ऑफ डे क्या होता है, बीच की बात देखिए, लक जरूर मैटर करेगी इसमें। ठीक है, लक के बाद जो है ना, वो फिर आपका स्किल सेट है कि आप उस दिन पे आप सेल कर पाते हो कि नहीं कर पाते हो, उनकी एक्सपेक्टेशन कितने हद तक मीट कर पाते हो। देखिए बहुत कम लोग होते हैं जो 100% करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल ही कोरे होंगे कि आपको पता ही ना होगा उनकी एक्सपेक्टेशन का। आप 100 नहीं होंगे, आप 80% पे लैंड करेंगे। लेकिन कहने का मकसद है ये बहुत रेयर केस होता है कि हर रिसोर्स जो है ना आए और जो जॉब इंटरव्यू देने आ रहे हैं वो 100% फुलफिल कर जाए उस रिक्वायरमेंट को। तो आप मोटिवेटेड रहें, रिक्वायरमेंट्स आती रहेंगी, इंशाल्लाह कुछ भी मसला नहीं होगा। जबरदस्त, थैंक यू सो मच जमान, एंड थैंक यू सो मच सही भाई। अच्छा, नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। फैक्टर, अगर आप थोड़ा सा अपना नाम बताएं, बैकग्राउंड, एंड देन प्लीज आस्क योर क्वेश्चन। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आर यू हियरिंग मी? यस। सबसे पहले तो सईद सर बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह, आपने बहुत ही वेल एक्सप्लेन की चीज़ें और फ्रॉम डे पे स्टार्ट किया। बेसिकली ये मैं लैपटॉप किसी और का यूज़ कर रहा हूँ, मेरे भाई का, तो उसने फैक्टर के नाम से जूम में शेयर किया हुआ है। मेरा नाम ज़िशान है, ज़िशान अली मोहम्मद। मैं एक फाइनेंस प्रोफेशनल हूँ। CA के मेरे फाइनल स्टेज के लास्ट के पेपर रहते हैं, और मैं वर्क कर रहा हूँ एक लीड रोल पर, रिपोर्टिंग में वर्क कर रहा हूँ एक रिटेल सेक्टर के अंदर। तो मेरी क्वेरी सिर्फ या क्वेश्चन सिर्फ ये है कि मैं फाइनेंस के ही पाथ को आगे परसू करना चाहता हूँ। तो मेरे लिए एक रोड मैप आप बताइए कि मैं इस फील्ड में रहते हुए, चूंकि मेरी जिंदगी के 7-8 साल लग चुके हैं CA में आपको तो पता होगा, तो मैं इसी में ही डाइवर्सिफाई या डिजिटलाइज करना चाह रहा हूँ अपने आप को, तो मैं किस तरीके से कर सकता हूँ? थैंक यू सो मच। जज़ाकल्लाह। देखिए इसके अंदर आप ऑलरेडी माशाल्लाह एक ट्रैक पे हैं। ठीक है, अकाउंटेंसी ट्रैक पे हैं, और आपका कैरियर पाथ तो बिल्कुल क्लियर है कि आपने इसके बाद जाना क्या है, हेड ऑफ फाइनेंस बनना है, CFO बनना है। ठीक है, तो आपका तो ट्रैक बिल्कुल क्लियर है। हाँ, ऑब्वियसली आपको डिजिटलाइजेशन या टेक्नोलॉजी रिलेटेड क्वालिफिकेशन चाहिए, जो जाहिर सी बात है आपको इक्विप कर सके जो आपके गैप्स हैं या जो आपको चीज़ें लैक कर रही हैं। ठीक है, तो आप इसमें पावर भी, आप अपनी बेसिक अपनी एक्सेल को अगर आपकी बहुत अच्छी है तो अच्छी बात है। तो आप एक्सेल से अब आप एनालिटिकल टूल की तरफ जाएं, जहाँ पे आपका ऑब्वियसली फाइनेंस का काम है, आपको बहुत से एनालिसिस करने हैं, और खासतौर पर रिपोर्टिंग में है, तो आए दिन कुछ ना कुछ रिपोर्ट्स आप बना के भेज रहे होंगे। ठीक है, यही तो मैं ये काफ़ी कुछ चीज़ें आपकी हो सकता है ऑटोमेटेड भी हो, कुछ मैनुअल भी काम हो रहे होंगे, और डेटाबेस भी हैवी होता है जब फाइनेंस कोई रिपोर्टिंग कर रहा है या एनालिसिस कर रहा है। तो आप मूव कर जाएं पावर BI की तरफ। पावर BI में आपको एडवांटेज ये होगा कि देखें, आपका जो डेटा है उसकी एनॉमलीज आपको पता है, वो आज भी आप बैठ के मैनुअल कर रहे हैं। ठीक है,
उसकी एनोमलीज आप बैड ETL प्रोसेस के थ्रू इजीली कर सकते हैं। ठीक है, इसको कहते हैं एक्सपोर्ट ट्रांसफॉर्म और लोड डेटा। ठीक है, उसके थ्रू आप कर सकते हैं। और करने के बाद आपको जो बैठ के मैनुअली चार्ट्स बना रहे हैं, उसकी स्लाइसर लगा रहे हैं, डैशबोर्ड बना रहे हैं, वो आपके लिए इजी क्लिक पे वो 1 और 2 आवर्स में आपके वो सारे काम हो जाएंगे। तो कहने का मकसद, और उससे आप रिकमेंडेशन भी इजीली दे सकते हैं, और वो 1 क्लिक पे हो गई। एक्सेल पे आप जाएंगे, हैवी डेटाबेस होगा, अगर आप किसी स्लाइसर पे लगाएंगे वो प्रोसेसिंग में चला जाएगा, आप उसकी विजुअलाइजेशन प्रॉपर नहीं कर पाएंगे, कहीं पे पिवट के इश्यूज आएंगे। तो कम से कम ये है कि बार बार आपको डेटा के पिवट फिल्टर्स, ये इस तरह के फॉर्मूले लगाने की जरूरत नहीं है पिवट टेबल पावर BI के अंदर। तो आपका एडवांटेज वहां से ये मिलेगा। अब आप पावर BI की तरफ जाना चाहते हैं तो कॉस्ट इफेक्टिव सोल्यूशन भी है। ठीक है, और भी एनालिटिकल टूल हैं, देखें टूल्स तो आते रहेंगे, एनालिटिक्स के बहुत से टूल्स हैं। तो पावर BI है कि कॉस्ट इफेक्टिव है, किसी मैनेजमेंट को भी आपको कोई वो नहीं होगा, और इजी यूजर इंटरफेस है इसका। और माइक्रोसॉफ्ट का टूल है, माइक्रोसॉफ्ट का प्रोडक्ट। बिल्कुल, और लाइसेंस प्रोडक्ट है, तो इसके सिक्योरिटी कंसर्न्स भी नहीं है कि होते हैं कि सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं इसके। तो आप पावर BI यूज कर लें। सही है। एक चीज और है कि सर ये जो अभी आप डेटा एनालिटिक्स का बताया, तो मुझे जो ऐसा फील हो रहा है कि जो अभी पूरे सिनारियो में कि ये एक IT रिलेटेड फील्ड है। जो मैं एक समझा हूँ कि एक IT रिलेटेड, मैं बीइंग अ फाइनेंस प्रोफेशनल, जो ये डेटा एनालिटिक्स, चाहे वो डीप लर्निंग हो, मशीन लर्निंग हो, या जो आपने इसके रास्ते बताए, डेटा माइनिंग हो, इंजीनियरिंग हो, तो मेरे लिए कैसे हेल्पफुल है? मेरे लिए आई थिंक मैं तो इसका एंड यूजर हूँ जब सारा डेटा फिल्टर होकर, डेप होकर, माइन होकर मेरे पास आता है, बीइंग अ फाइनेंस प्रोफेशनल फॉर अ डिसीजन मेकर या स्ट्रेटेजिक, मैं इसको पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं। तो मेरे ख्याल में ये तो शायद एक IT फील्ड है, अगर मैं अपने आप को इससे कंपेयर करूं, कि मेरे लिए रिलेटेड तो सिर्फ एक एनालिटिक्स टूल है, चाहे वो पावर BI के साथ हो, टैबलो के साथ हो, या डेटा विजुअलाइजेशन टूल के साथ हो। ये माइनिंग और ये डेटा इंजीनियरिंग वगैरह शायद मेरे से रिलेट नहीं कर रही, मैं ऐसा फील कर रहा हूँ। क्या मैं गलत हूँ? देखिए, किसी हद तक देखें, हर वही डोमेन से पर्टेन करती है रिक्वायरमेंट। कुछ डोमेन्स होंगी जो फुली यूटिलाइज डेटा साइंस को कर रही होंगी, कुछ डोमेन्स होंगी जो लिमिटेड होंगी। लाइक फाइनेंस की अगर हम बात करें, फाइनेंस के अंदर भी देखें आपके, देखें कलेक्शन का काम भी होता है, कैश फ्लोज का भी काम है। तो मीन्स कहने का मतलब है, जरूरी नहीं कि रिपोर्टिंग में ही आपका 100% यूटिलाइजेशन डेटा साइंस की हो रही हो, कैश फ्लोज के अंदर भी हो सकती है। देखें कुछ आप डेटा मैनुअल GL से या ओरेकल फाइनेंशियल से या किसी भी सिस्टम से आप एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, ठीक है, इंस्टेड अब आप SQL का प्रोसेस अलाइन कर सकते हैं, ना कि आप मैनुअल प्रोसेस चलाएं, शेड्यूलर डिफाइन कर दें उसके अंदर। तो कहने का मकसद ये है कि, और देखिए मेजोरिटी जो है ना, देखें आपने जब एनालिटिक्स की बात कर रहे हैं तो एनालिटिक्स में आपने करना क्या, आपने प्रेडिक्शन देनी, फोरकास्टिंग देनी है, जो कि फोरकास्टिंग आज एक्सेल पे करना इतना आसान नहीं है। और वो फोरकास्टिंग के पीछे कोई साइंस नहीं होती, वो नंबर देख रहे होते हैं कि हिस्टोरिकल ट्रेंड क्या हो रहा है। तो उसके अंदर आपने उसकी वेरिएशन, सीजनल, सिक्लिकल, या कोई भी इस तरीके से आप एक्सटर्नल फैक्टर्स, इंटरनल फैक्टर्स को मद्देनजर नहीं रखते। आप सिर्फ साइलोज में एक नंबर को देख रहे हो, उसकी बेस पे आप फोरकास्टिंग कर रहे हैं। तो कहने का मकसद ये है कि देखें, आपकी बात बिल्कुल सही है, मैं इस पे कोई वो दुराई नहीं है मेरी, लेकिन कहने का मकसद है कि आपके ये जो टूल है ये कुछ जगह 100% यूटिलाइज हो रहे होंगे, कुछ जगह नहीं हो रहे होंगे। फाइनेंस में हो सकता है आपके बराबर में जो कैश फ्लोज देख रहे हैं या ट्रेजरी फंक्शन जो यूज कर रहे हैं, उनके लिए ये हो सकता है कि ये पूरा टूल ही डेटा साइंस का अप्लाई हो रहा है कि मेरा डेटा कहाँ से आ रहा है, कैसे है, या कैसा नहीं है। ठीक है, तो अब IT से जो डेटा आएगा, ऑब्वियसली IT अगर आपको वो मैनुअल डेटा दे रहा है तो उसके अंदर भी बैठ के आप ये सारे प्रोसेस तो अप्लाई कर रहे होंगे ना, कि अब आपका कोई GL है, कहीं पे डिस्क्रिप्शन गलत आ रही है, कहीं पे ट्रांजेक्शन गलत रिकॉर्ड होगी, तो आप डेटा माइनिंग तो कर ही रहे हैं। आप आज एक्सेल में भी आप डेटा माइनिंग ही कर रहे हैं। तो कहने का मकसद ये है कि डिफरेंट कुछ ज्यादा नहीं है, बस चीजें ये कि आपकी प्रोडक्टिविटी जरूर होगी और आप एक अच्छे से अपनी प्रोडक्ट को आगे प्रेजेंट कर सकते हैं। आपको एडवांटेज इस चीज का ये मिल रहा है। तो यानी आप रिकमेंड करते हैं कि मैं स्टार्टअप लूं एज अ डेटा एनालिटिक्स भी रिलेट टू इसमें? देखें आपके पास ना एक पूरा एक बैग होना चाहिए जिसके अंदर आपका स्किल सेट जो है ना, स्किल सेट में देखें आप कहीं भी जाएंगे ना, CA की भी रिक्वायरमेंट करेंगे, लेकिन वो आपसे पूछेंगे कि डेटा आपका काम एनालिटिक्स भी है कल को, क्योंकि आप CFO होंगे ना, तो आप जितनी अच्छी एनालिटिक्स कर पाएंगे आप अपने नंबर अच्छे तरीके से प्रेजेंट कर पाएंगे। आप जितने अच्छे प्रेजेंट कर पाएंगे तो उस अच्छे तरीके से उस ऑर्गेनाइजेशन की, क्योंकि देखें CFO जो है ना एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए बोन, उसकी मेन बोन होता है। अगर वो नंबर सही तरीके से दिखा दें तो बहुत अच्छे रिजल्ट आने शुरू हो जाते हैं। अगर वही नंबर जो वो गलत वे में दिखा दें तो नंबर्स की दिशा बिल्कुल एक डिफरेंट उस पर डायरेक्शन में चली जाती है। और फाइनेंस में मैंने देखा है, मैंने भी फाइनेंस में काम किया है,
तो फाइनेंस में ये होता है, अगर एक नंबर भी अगर आपने गलत इंटरप्रेट कर दिया या उसकी रीजनिंग आप दे नहीं पाए, इट मीन्स आपकी सालों की मेहनत जो है ना वो जीरो हो जाती है। यस सर। या रिपोर्टिंग गलत आपकी हो गई। तो कहने का Yes, मकसद ये है कि इंस्टेड ऑफ कि हम डेटा माइनिंग और उस पर मैनुअल प्रोसेसेस पे टाइम इन्वेस्ट करें और वो प्रोडक्टिव भी ना हो, तो आप इस तरफ जाएं, आप एक स्किल सेट आपका भी इंप्रूव होगा और ऑर्गेनाइजेशन की प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, आप और ज्यादा इनोवेटिव आइडियाज आप ला सकते हैं, जो कि मेरे ख्याल में आपकी करियर ग्रूमिंग में आपको फास्ट ट्रैक पे ले आएंगे। अगर आप मैनेजर हैं तो मैनेजर से आगे हेड की पोजीशन पे, जहाँ 5 साल का या 3 साल का टाइम लगता है, वहां हो सकता है 2 साल लग, क्योंकि यार आपकी तरफ से रिस्पॉन्स बहुत अच्छे अगर जाएंगे तो मैनेजमेंट उसको भी कंसिडर करेगी। तो ये देखें, स्किल्स जो भी होती है ना, वो स्किल हमेशा पॉजिटिव रिजल्ट लेके आती है। इसकी एग्जांपल है सिंपल जमीन से, कि आप जो लैंड लेते हैं वो हमेशा अप्रिशिएट होती है, वो कभी नेगेटिव नहीं जाती। इसी तरीके से आप अपने पे जो इन्वेस्टमेंट करते हैं ना, वो आपको कहीं ना कहीं रिटर्न देती है, कहीं 6 मंथ में दे देगी, कहीं 1 ईयर में दे देगी। सही जीशान, मैं इसमें एक और चीज ऐड करना चाहूंगा जो जी सर। आपकी क्वेरी थी रिगार्डिंग आईटी। देखिए, कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है। जाहिर बात है, जिस तरह हम लोग आज अपनी डिस्कशन में अर्लियर डिस्कस कर रहे थे कि पाकिस्तान में अभी जो डेटा एनालिटिक्स, डेटा साइंस की जो अडॉप्शन है वो उस लेवल की, उस नौयत की नहीं है जिस नौयत की हमारे लेट्स से पड़ोसी की मुल्क की है, या यूएस या इधर दूसरे डेवलप नेशंस की है। तो कुछ कंपनीज में यहाँ पे आईटी डिपार्टमेंट में उसको डाल देते हैं, कंसीडर कर लेते हैं। कुछ कंपनीज में उसको एज अ सेपरेट यूनिट, बिजनेस यूनिट ट्रीट करते हैं। लेकिन जो आपको अंडरस्टैंड करने की जरूरत है ना, वो ये है कि जो डेटा, मतलब जो एनालिटिक्स है वो आप अपने लिए कर रहे हैं, अपने डिपार्टमेंट के लिए कर रहे हैं। मतलब फॉर एग्जांपल कि आपका एग्जिस्टिंग जो प्रोसेस है, मैं उसको किस तरीके से बेहतर कर सकता हूँ। मतलब जिस तरह सईद भाई ने बात की ना कि अभी इशू इज दैट कि पाकिस्तान के अंदर जब सेल्स की फोरकास्टिंग होती है ना, ठीक है, आप बड़ी से बड़ी फार्मास्यूटिकल कंपनी उठा लें, वो सेल्स की फोरकास्टिंग एक ग्रोथ रेट के नंबर पे कर रही होती है, विच इज मतलब एक हिस्टोरिकल होती है, लास्ट 3 मंथ्स की, लास्ट 6 मंथ्स की, 1 ईयर की, ठीक है ना, उसको वो आगे मल्टीप्लाई कर देते हैं। वो एक पुराना तरीका है, वो 10-15 साल पुराना तरीका है, अगर यूएस में कंसिडर करें या इवन इंडिया से कंसिडर करें। जो डेटा एनालिटिक्स आपको जो एडवांटेज प्रोवाइड करता है, जैसा सही भाई बता रहे हैं कि आपको मल्टीपल फैक्टर्स आप कंसिडर कर सकते हैं अपनी एनालिसिस में, लाइक सिक्लिकल फैक्टर्स हो गए, सीजनल फैक्टर्स हो गए, ट्रेंड एनालिसिस हो गई। तो वो सारी जो इन्फो है ना, वो एक आईटी से रिलेशन नहीं है उसका प्योरली आपके डोमेन से रिलेशन है, कि आप कौन से फैक्टर्स अपनी डोमेन को के दायरे में रह के यूज करोगे, एंड देन आप अपनी प्रेडिक्शंस, अपनी एनालिटिक्स उस पर रन करोगे। वो फैक्टर्स शायद डिफरेंट हो एचआर की प्रेडिक्शन से, वो फैक्टर्स शायद डिफरेंट हो सप्लाई चेन की प्रेडिक्शन से। सो कहने का मकसद ये कि आप बिल्कुल भी इसको ये ना सोचें कि जी डेटा साइंस एनालिटिक्स वो जस्ट बिकॉज उसमें प्रोग्रामिंग इन्वॉल्व है या डेवलपमेंट इन्वॉल्व है तो आईटी की फील्ड है। नहीं, वो एक अपनी ओन फील्ड है। आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसको अपनी फील्ड के लिए कैसे यूज कर सकते हो। तो मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा, एंड सईद भाई भी ये रिकमेंड करेंगे कि आप अभी एक स्मॉल स्टेप लें, अब पावर बीआई से स्टार्ट करें। पावर बीआई से स्टार्ट करें, क्योंकि एक्सेल का इमीडिएट जो नेक्स्ट स्टेप है वो पावर बीआई है, ठीक है ना। तो पावर बीआई से आप स्टार्ट करें, उसके बाद आपको जब उसकी एडवांटेजेस पता चलेंगे, देन आहिस्ता आहिस्ता स्लोली आप फर्दर उसमें अपनी आई वुड से नॉलेज और स्किल सेट को मजीद ग्रूम करें, मजीद डेवलप करेंगे इंशाल्लाह। सही सर। जज़ाकल्लाह सर, जज़ाकल्लाह, बिल्कुल परफेक्टली आपने डिफाइन किया है। थैंक यू सो मच। चले 2 क्वेश्चंस और लेते हैं, उसके बाद फिर इंशाल्लाह रैप अप करते हैं। जी अहमद। Assalamu alaikum. Firstly, I really appreciate this session. Actually, I got this link pretty late, so I wasn't able to catch up all the things that you were telling. तो सवाल मेरे 2 थे. I'm a mechanical engineer from Manidi. So I was working in a textile firm as a maintenance and utility executive. So pretty late I realized that कि भाई यहाँ पे इतना growth नहीं है, फील्ड के अंदर saturation बहुत आ गई है, and I have it जिसे कह सकते हैं आप इंटरेस्ट था, एक पर्क था कि मुझे नजर आता था कि भाई डाटा एनालिटिक्स बहुत ऊपर जा रहा है. सो आई डिसाइडेड टू शिफ्ट माय करियर. तो सवाल यहाँ पर मेरा ये है कि क्या हमें अभी मास्टर्स के लिए एनरोल करना चाहिए? नहीं, क्योंकि मैं अभी करंटली एक डिप्लोमा भी कर रहा हूँ IBA से, जो बिग डाटा एनालिटिक्स का है, जिसमें हम डाटा रैंगलिंग है, डाटा क्लीनिंग है, डाटा माइनिंग है, आगे चल के मशीन लर्निंग वगैरह भी सीख रहे होंगे, पावर BI भी हमने किसी हद तक सीखा है और पाइथन भी हम सीख रहे हैं. तो क्या मुझे अभी मास्टर्स के अंदर एनरोल करना चाहिए, या फर्स्टली आई शुड लैंड विद अ जॉब ऑफ डाटा एनालिटिक्स और डाटा साइंस, देन आई शुड मूव टुवर्ड्स द मास्टर्स? और दूसरा क्वेश्चन मेरा ये था
कि जैसे हमारी फील्ड थी मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल, सिविल, तो यहाँ पे सैचुरेशन बहुत ज़्यादा हो गई है विद टाइम। तो यहाँ पे अब वो सप्लाई और डिमांड वाला गेम हो गया है। तो अगर हम देखा जाए तो क्या डाटा साइंस में भी आगे चल के हम ये 3-4 सालों में एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि यहाँ पे भी सैचुरेशन ज़्यादा हो जाएगी और फिर प्रॉपर एक डिग्री होल्डर को ही प्रेफर किया जा रहा होगा? और अभी मैं अगर मैकेनिकल इंजीनियरिंग स्टूडेंट हूँ तो मेरे लिए क्या जगह है मार्केट के अंदर एज अ डाटा एनालिस्ट? थैंक यू। हमाद, इस पे देखें, आप माशाल्लाह से IBA से सर्टिफिकेशन भी कर रहे हैं, तो मेरे ख्याल में आपका जो ट्रैक है वो अभी बज़ाहिर तो सही लग रहा है मुझे कि आप IBA से सर्टिफिकेशन लें और आप एनालिटिक्स फील्ड में अपने आप को इक्विप करके एनालिटिक्स फील्ड में आप जो क्वालिफिकेशन है, ऑब्वियसली आपने ऑलरेडी इतनी इन्वेस्टमेंट कर चुकी है, मास्टर्स किया हुआ है, अगेन आप मास्टर डिग्री की तरफ जाएंगे तो आपकी टाइम भी चाहिए, आपका पैसा भी चाहिए। तो आई थिंक यू आर नाउ ऑन राइट ट्रैक। आप IBA से जो है ना सर्टिफिकेशन लें, जो कि एक 1 ईयर डिप्लोमा इज मोर देन एनफ फॉर टू अप्लाई फॉर एनालिटिक्स फील्ड। हाँ, लेकिन इसके लिए ये है कि आपको एक प्रोजेक्ट्स वगैरह करने की जरूरत है कि ऑर्गेनाइजेशंस के साथ किसी तरीके से एनालिटिक्स, आप NED के अंदर ही कुछ प्रोजेक्ट्स आ रहे होंगे, चीज़ें आ रही होंगी, तो आप उनके साथ प्रोजेक्ट्स पे काम करें ताकि वो आपकी CV हैंडी करें, आपके जो कैरियर शिफ्ट है उसमें आपको सपोर्ट मिल सके आपको। अच्छा सईद भाई, हम आप कह रहे हैं ही इज अ बैचलर्स, अभी उन्होंने अपना बैचलर्स कंप्लीट किया है, तो वो ये पूछना चाह रहे हैं कि वो मास्टर्स में एनरोल करें या पहले एक्सपीरियंस लें फिर मास्टर्स में एनरोल करें? देखिए, एक्सपीरियंस के लिए अगर आप जाएंगे तो एक्सपीरियंस तो अभी फौरन से आपको नहीं मिल पाएगा, ठीक है? तो आपके लिए जाहिर सी बात है, फिर ऑर्गेनाइजेशन की प्री रिक्विजिट्स होती है, मास्टर्स MS होता है इसमें डेटा साइंस में या इस तरह की कंप्यूटर साइंस में। तो कहने का मकसद है कि आपको जाने की दूसरा जरूरत है अगर आपने प्री रिक्विजिट फुलफिल करना है, ठीक है आपको, क्योंकि जाहिर सी बात है एक आपको प्रोफेशनल सर्टिफिकेशन चाहिए, एक आपको एकेडमिक क्वालिफिकेशन भी चाहिए, तो आपको मास्टर्स तो करने की जरूरत है अगर आप इस फील्ड में टोटली चेंज करना चाहते हैं। लेकिन फिर भी अगर आप सोच लें, अगर आप सर्टिफिकेशन से आपका काम हो जाता है और आप प्रोजेक्ट्स ले लेते हैं और उसके बाद आप माशाल्लाह आपका जो, अगर आप अच्छे से अपना स्किल सेट प्रेजेंट करते हैं लोगों को, तो आप हो सकता है कि ऑन जॉब ही आप मास्टर्स पैरेलल कंटिन्यू कर लें। अच्छा, उनका दूसरा सवाल ये था कि फ्यूचर में सैचुरेशन होगी इस फील्ड के अंदर, जस्ट लाइक मैकेनिकल इंजीनियरिंग और पेट्रोलियम इंजीनियरिंग फील्ड्स में जिस तरह सैचुरेशन होगी पाकिस्तान में अकॉर्डिंग टू हमारा। तो उनका कहने का मकसद ये है कि अगले 3-4 साल 5 साल में आप किधर देखते हैं डेटा एनालिटिक्स साइंस की फील्ड किस तरीके से इवॉल्व करेगी और विल देयर बी एनी सैचुरेशन? देखिए, 1 साल के अंदर इस फील्ड ने इतना वो किया है, बूम किया है, खासतौर पे पाकिस्तान में। ये नई टेक्नोलॉजी नहीं है या नई डिग्री नहीं है या नई चीज़ नहीं है ग्लोबली, ठीक है। हुआ ये कि कोविड के बाद हमें रियलाइज हुआ डेटा की इंपॉर्टेंस, बिकॉज लोग वर्क फ्रॉम होम पे जाने लगे, लोग अल्टरनेट स्ट्रेटजी बनाने लगे क्योंकि कोई कंटीजेंसी प्लानिंग थी नहीं और ना किसी ने कोई प्रेडिक्ट किया हुआ था कि ऐसा होगा सिनेरियो। तो अब सिलसिला ये है कि सारा अब हर कोई जो है ना डेटा साइंस की फील्ड में इंटर होने जा रहा है, ठीक है। तो और पाकिस्तान के अंदर इसका बहुत बड़ा स्कोप है। पाकिस्तान के अंदर देखें, मैंने पहले भी अर्ज किया था कि पाकिस्तान के अंदर टेक्नोलॉजी जो है ना ऑब्सोलीट होके आती है और पाकिस्तान के अंदर देखें नए स्टार्टअप्स भी आ रहे हैं, चीज़ें आ रही हैं, अपॉर्चुनिटीज क्रिएट हो रही हैं। और पाकिस्तान के अंदर देखें हर कोई जो है ना डेटा पे इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहा। पाकिस्तान के अंदर ना सेंट्रलाइज सेटअप्स हैं, पाकिस्तान के अंदर डेटा पे उतना फोकस नहीं है, पाकिस्तान के अंदर उतने स्किल सेट नहीं है, पाकिस्तान के अंदर लोगों के विजन की स्ट्रेटजीज क्लियर नहीं है। तो अपॉर्चुनिटीज बहुत हैं, ये मैं समझता हूँ कि, और डेटा साइंस ऐसी फील्ड है कि आप 3 साल बाद डेटा साइंस का नाम शायद डेटा साइंस ना रहे, लेकिन डेटा साइंस के अंदर 50 और स्पेशलाइज स्किल्स आ जाए, ठीक है ना। जैसे ML DL आ गया, कल को हो सकता है कोई नई चीज आ जाए। लेकिन कहने का मकसद ये है कि ये ऑब्सोलीट नहीं होने जा रही। ऑब्वियसली आप बेसिक जैसे मैट्रिक पढ़ के आए तो मैट्रिक खत्म तो नहीं हो गया ना सिस्टम। मैट्रिक के बाद आपने इंटर करना है, इंटर के बाद आपने ग्रेजुएशन करनी है, फिर मास्टर्स करना है। तो आप बेसिक जरूर बेसिक देखें, SQL कहीं नहीं खत्म हो रहा है, SQL रहेगा, ठीक है। पाइथन R की बेसिस अभी रहेंगी, जाहिर सी बात है, यही पीछे टूल्स हैं सारे जो चल रहे हैं, ठीक है। तो आगे जाहिर सी बात है एनालिटिकल टूल भी रहेंगे और उसकी शक्ल कुछ और हो जाए, कल को पावर BI ना रहे, कोई और टॉप पे आ जाए, वो एक डिफरेंट सिनेरियो है। लेकिन
मैं समझता हूँ कि डेटा साइंस की फील्ड नियर फ्यूचर मुझे 10 साल तो कहीं इसकी डिमांड में कोई चेंज नजर नहीं आ रहा, ये मुझे अपवर्ड ट्रेंड ही नजर आ रहा है इसमें। जी बिल्कुल। और हमाद, मैं इसमें ये चीज ऐड करना चाहूंगा कि देखें, जब आप इस फील्ड से अपने आप को जोड़ेंगे ना, तो जैसे जैसे फील्ड इवॉल्व होती जाएगी वैसे वैसे आप भी इवॉल्व होते जाएंगे। ठीक है, तो आपने ये फिक्र नहीं करनी कि यार 4 साल बाद अगर ये फील्ड सैचुरेट होगी तो मैं इस फील्ड में आया तो फिर मेरी नेटवर्क खत्म हो जाएगी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप इस फील्ड में आते हैं तो आप इस फील्ड में इसलिए आ रहे हैं क्योंकि आप इस फील्ड के बारे में पैशनेट हैं, रादर देन कि मैं इसलिए इस फील्ड में आ रहे हैं कि यार नहीं, क्योंकि इस फील्ड जो है ना बज़वर्ड है, या मेरे दोस्त इस फील्ड में जा रहे हैं, या ये एक हाइप है, इस वजह से ना आए। बिलीव करें इस फील्ड में, देन आए। तो जब आप एक इस दफा इस फील्ड में आ जाएंगे, तो जैसे जैसे ये फील्ड इवॉल्व होती जाएगी वैसे वैसे आप भी इवॉल्व होते जाएंगे, वैसे वैसे आप भी अपनी स्किल को एनहांस और इम्प्रूव करते जाएंगे। तो ये तो बिल्कुल भी फिक्र ना करें कि यार 4 साल बाद अगर ये फील्ड सैचुरेट हो गई, जो कि हाईली अनलाइकली है, टूल्स के ऊपर शायद से हम लोग शिफ्ट कर जाएं, उसके अंदर चेंजेस आ जाएं, बट फील्ड तो सिर्फ ग्रो ही होगी यहाँ से। लेकिन जहां तक सैचुरेशन का सवाल है, जैसे आपको जल्द से जल्द अपने आप को इस फील्ड से जोड़ना है, तो वैसे वैसे जिस तरह ये फील्ड बढ़ेगी वैसे वैसे आप भी इंशाल्लाह ग्रो करेंगे। तो अच्छा, आई हैव अनदर क्वेश्चन कि जैसे अब मैं मैकेनिकल इंजीनियर फील्ड में आना चाह रहा हूँ विद अ डिप्लोमा, तो मार्केट में हमारी जगह है या नहीं है? फॉर एग्जांपल, एक डिप्लोमा के ऊपर हमें एम्प्लॉयमेंट मिल सकती है, नहीं मिल सकती? ये दिमाग में रखते हुए कि भाई जो सारी स्किल्स हैं, जो एक डाटा एनालिस्ट को स्किल्स चाहिए, वो सारी मेरे पास है, तो क्या मैं इसके साथ फील्ड में आ सकता हूँ, या मुझे अपना पोर्टफोलियो बिल्ड करने के लिए कैगल के प्रोजेक्ट्स का ही सहारा लेना पड़ेगा? थैंक यू। देखिए हमारा अब मसला पता क्या हुआ है कि अब यही हम शायद पहले भी बात कर रहे थे कि जो ड्यूरिंग क्वालिफिकेशन या हम ट्रैक चेंज करते हैं ना, कि मैट्रिक के बाद पहले हमने मैट्रिक तो नॉर्मल हो गया, उसके बाद हम ए लेवल्स ओ लेवल्स की तरफ चले गए या मेडिकल की तरफ चले गए, देन हम कुछ कोई और सर्टिफिकेशन या डायमेंशन हमने सेलेक्ट कर ली। तो देखें ये मसला तो है कि ऑब्वियसली अब देखें आपको ये पेन आ रहा है अब ना, कि आप जाहिर सी बात है एक फील्ड में सेचुरेशन आ गई, चीज़ें आ गई हैं। अगर आप मैकेनिकल ही के अंदर कुछ और करना चाहते हैं, कर सकते हैं, तो वो भी आप देख लें। लेकिन कहने का मकसद ये है कि अगर आप उस तरफ जाना चाहते हैं तो आपको थोड़े से ना प्रॉब्लम ज़रूर फेस करने पड़े, बिकॉज प्री रिक्विजिट क्या होगा, बीएस। ठीक है, आप बीएस नहीं होंगे, आपकी मैकेनिकल की क्वालिफिकेशन होगी, समझ रहे हैं? तो आपको ये थोड़ा सा एक चैलेंज ज़रूर फेस होगा। लेकिन इंशाल्लाह आप जब सर्टिफिकेशंस कर लेंगे और अपना स्किल सेट इंशाल्लाह देखें, जैसे रोज़ी इंसान को मिलती है ना, हवाई रोज़ी कह लें, जो भी अल्लाह ताला ने रोज़ी इंसान को देनी है, तो वो इंशाल्लाह रोज़ी मिलती है। अब आप मार्केट में चले जाएं, ग्रॉसरी शॉप्स भी 10 खुली हुई हैं, वहाँ पे पोल्ट्री फार्म भी खुले हुए हैं, ठीक है, वहाँ सब्जी वाला भी बैठा हुआ है। तो अल्लाह ताला ने रिस्क देना है, तो इस बात से आप अपने आप को डिमोटिवेट या वो ना करें। आप फुली कमिटेड हो गए, डेडिकेशन के साथ इस पे लग जाएं कि आप बस ये फोकस आपका क्लियर होना चाहिए कि मैं अब करना क्या चाहता हूँ जिंदगी में। अगर अभी भी आप एम्बिगस है, क्लियर नहीं है अपना कि मैं किस तरफ जाना चाहता हूँ, तो आप फिर कभी भी नहीं होंगे। फिर आप यही होगा, यार ये सर्टिफिकेशन कर लूँ, ये क्वालिफिकेशन ले लूँ, यहाँ अप्लाई कर दूँ, ये फ्रीलांसर कर लूँ या कंसल्टेंसी तरफ चलो, तो आप इस तरीके से वो करते रहेंगे। तो आप अपना फोकस जरूर क्लियर कर लें कि मैं करना क्या चाहता हूँ, और उस पर फिर कमिटेड होके उस पर स्टिक रहें और अपने आप को इवॉल्व करते रहें, टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करते रहें, और तभी मार्केट में आप कंपटीशन का पार्ट बन पाएंगे। और फिर इंशाल्लाह आप जो है ना उनके साथ लेवल भी कर सकते हैं, और हो सकता है माशाल्लाह आप उनके ऊपर भी बैठे हों, ठीक है ना। और ये लक की बातें होती हैं, तो इतना ज्यादा कुछ चीजें लक पे भी छोड़ रहा है। सही बात है। थैंक यू वेरी मच सर, आई अप्रिशिएट दैट। थैंक यू। थैंक यू सो मच हमाद फॉर योर क्वेश्चन। चलिए लास्ट क्वेश्चन जवाद जी। जी अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। सॉरी मैं थोड़ा सा लेट ज्वाइन किया, तो मैं आपकी फुल कन्वर्सेशन को तो नहीं सुन सका। मैं एक फ्रीलांसर हूँ, मैं घर से काम करता हूँ यूएस कंपनीज के लिए। आई हैव बीन यूजिंग क्लिक सेंस व्यू फॉर डेटा एनालिटिक्स, एंड माय क्लाइंट्स मोस्ट ऑफ द पार्ट आर फ्रॉम रियल एस्टेट बिजनेस, बिल्डिंग एंड कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री। तो दे आर वेरी हैप्पी विद द टाइप ऑफ एनालिटिक्स आई हैव बीन प्रोवाइडिंग टू देम। मेरा सवाल ये है कि जो पावर बीआई की आप लोग बातें कर रहे हैं,
तो हाउ गुड इज इट इन टर्म्स ऑफ विजुअलाइजेशन? क्लिक के अंदर जो सबसे बड़ी मुझे फायदा है वो ये है कि वंस जब ये डेटा को अपने पास कैश कर लेता है तो मेमोरी फुटप्रिंट या प्रोसेसिंग फुटप्रिंट बहुत ही कम है इसका, और बहुत तेजी से जो है ना मैं नई डायमेंशन एक्सप्लोर कर सकता हूँ इसमें। आई एम नॉट श्योर, क्योंकि ये तो इनका पेटेंट भी है और गार्टनर के ऊपर ये लोग लीड भी कर रहे हैं इस चीज के अंदर। तो आई एम नॉट श्योर पावर BI के पीछे क्या टेक्नोलॉजी इन लोगों ने, क्योंकि मोस्ट ऑफ द पार्ट माइक्रोसॉफ्ट जो है वो दूसरी टेक्नोलॉजीज को बाय करके अपना लेबल लगा देता है। तो आई डोंट नो पावर BI के पीछे क्या टेक्नोलॉजी है, और इज इट साउंड इनफ के मतलब ये कि हम या मैं उसको एक्सप्लोर करूं या पावर BI की तरफ मूव करूं। बाय द वे मैं तकरीबन अभी $40-50 पर आवर चार्ज करता हूं। तो एक जो भाई का सवाल था कि मार्केट में सैचुरेशन होगी या नहीं होगी, तो मैं रेस्पॉन्सिबल तो नहीं हूँ, लेकिन जस्ट फॉर हिंट कि अगर आप लोग पावर BI या मतलब बिजनेस इंटेलिजेंस की या डेटा एनालिटिक्स की फील्ड में आते हैं तो यू कैन मेक even lot more than what you can anticipate in this Pakistani market. Thank you Jawad for your question. तो सईद भाई बेसिकली इनका सवाल ये है कि पावर BI और क्लिक का आई थिंक मेन डिफरेंस एंड जो क्लिक की फंक्शनैलिटीज हैं वो पावर BI किस तरीके से उन पे भारी बैठता है या उनसे बेहतर है। तो आई थिंक ये सवाल है। देखिए जवाब इसमें देखें कंपैरिजन स्टार्ट में अगर देखें आज से पावर BI से पहले या टैब्लो से क्लिक सेंस ही काम कर रहा था, ठीक है, ऐसे ये क्लिक भी काम कर रहा था। तो इसमें तो देखें दो राय नहीं है कि एक बहुत अच्छा एनालिटिकल टूल है, ठीक है। और अगर हम बात करें देखें टूल्स बहुत से हो सकते हैं, हम यहाँ पे पावर BI की रेकमेंड या सजेस्ट क्यों कर रहे हैं, बिकॉज इसकी एक रीज़न ये है कि ये कॉस्ट इफेक्टिव सोल्यूशन है और इसके अंदर जो नई टेक्नोलॉजीज हैं R और पाइथन आप इसके साथ इंटीग्रेट कर सकते हैं। कहने का मकसद ये कि ये लैंग्वेजेस भी इसके साथ चल सकती हैं और हमें एडवांटेज ये भी हो जाता है कि ये माइक्रोसॉफ्ट की प्रोडक्ट है, तो वो जो सिक्योरिटी थ्रेट्स और ये सब चीज़ें इसमें नहीं होती। विजुअलाइजेशन ऑब्वियसली क्लिक व्यू से कंपैरिजन मैं कहूँगा कि 30-70 का डिफरेंस ज़रूर होगा। कहने का मतलब 100% नहीं होगा, लेकिन हाँ क्लिक व्यू की जो एनालिटिक्स है या व्यूज हैं वो ऑब्वियसली हायर है एज कम्पेयर टू पावर BI, लेकिन ये कॉस्ट इफेक्टिव है, ये भी इजी है, चीज़ें लोग कर रहे हैं। पावर BI का एक अब मार्केट एक बिल्ड हो चुकी है, तो इस तरफ लोग फोकस कर रहे हैं। कल को ये ना हो कि क्लिक व्यू वो टेक्नोलॉजी ऑब्सलीट या उसकी डिमांड वो चीज़ ना रहे, उसकी वो सपोर्ट ना रहे, तो ये सब चीज़ें वहाँ से एक नेगेटिव पॉइंट क्लिक व्यू के लिए क्रिएट कर रही है, क्योंकि अब मार्केट के अंदर पावर BI और टैब्लो का कंपटीशन चल रहा है। और टैब्लो जाहिर सी बात है कि टैब्लो को भी लोग इतना ज़्यादा नहीं करते बिकॉज ऑफ एक एक्सपेंसिव प्रोडक्ट है एज कम्पेयर टू पावर BI। ऑल दो स्टोरेज के मसले हैं इसके पावर BI के, लेकिन हर महीने कुछ ना कुछ अपडेट्स आती रहती है, चीज़ें आती रहती हैं, तो इस पर काम हो रहा है। तो ये रीज़न है कि पावर BI हैंडी है, फ्री वर्जन भी आप यूज कर सकते हैं टू इक्विप योर हैंड्स ऑन, ठीक है। और उसके बाद आप जब प्रोफेशनल या जो भी है अपनी प्रोडक्ट सेल कर लेते हैं, मैनेजमेंट कोई चीजें हैं, तो आप पावर BI के प्रो वर्जन की तरफ भी जा सकते हैं। इसमें मेरा एक छोटा सा सवाल ये यहाँ पे निकलेगा कि जैसे जो मेरे क्लाइंट्स हैं, मैं ये करता हूँ कि मैं क्लिक सेंस के ऊपर होस्टेड सॉल्यूशन उनको दे देता हूँ। लाइक आई डिजाइन डैशबोर्ड्स एंड आई गिव देम एक्सेस टू सर्टेन डैशबोर्ड्स बेस्ड ऑन देयर डेटा सेट्स ना। तो क्या ये लाइसेंसिंग अगर मैं पावर BI के लेके अपने क्लाइंट्स को सर्विसेज देता हूँ तो एवरेज लाइसेंसिंग कॉस्ट क्या है इसकी, और क्या इसमें कोई स्टोरेज कॉस्ट भी लेंगे, और क्या ये एज्योर के प्लेटफॉर्म से रन होगा? देखिए इसका जो है ना 100 MB तक इसकी, बल्कि 10 GB तक इसके डेटा सेट की स्टोरेज है, ठीक है। और इसकी $10 पर मंथ की कॉस्ट है, ठीक है। अब आप इसको कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस कर लें कि आपको क्लिक सेंस आपको इजी पड़ता है, कॉस्ट इफेक्टिव पड़ता है, या पावर BI पड़ता है। $10 मंथ पर यूजर या पर यूजर, ये प्रो वर्जन की बात कर रहा हूँ। और मेरे हाँ प्रो वर्जन में सारे फंक्शंस अवेलेबल हैं, तो वो आपका काम हो सकता है उससे। और ये लाइक मोबाइल फ्रेंडली है, क्रॉस प्लेटफॉर्म एक्सेसिबल है? हाँ हाँ, हर जगह आप मोबाइल पे, वेब पे, हर जगह आप क्योंकि कर जो सकते हमारे क्लाइंट्स हैं वो मोस्ट ऑफ द पार्ट एप्पल कंज्यूमर्स हैं, तो वो हैं। माइक्रोसॉफ्ट से ज़्यादा फ्लेवर्ड नहीं होते वो लोग, तो और माइक्रोसॉफ्ट पसंद भी शायद कम करते हैं वो लोग ना। तो इज इट पॉसिबल कि वी कैन वाइट लेबल समथिंग एंड गिव देम ऑन टॉप ऑफ पावर BI?
ये थोड़ा सा एक्सप्लोर करना पड़ेगा कि इस प्रोडक्ट को दोनों को किस तरीके से वो कॉम्बो बना के कुछ इसमें करके चीज करके आगे प्रेजेंट की जाए या आगे सेल की जाए। ये आपको थोड़ा सा इस पर रिसर्च करनी पड़ेगी। चलिए ठीक है। डब्ल्यू मैंने यूज किया, लेकिन मैं मतलब ये कि मैं 100 में से 30-40 से ज्यादा परसेंटेज मार्क्स नहीं दूंगा डब्ल्यू को। बहुत मुश्किल टूल है और लाइक पावर उसके क्लिक के मुकाबले में तो कुछ भी नहीं है ये। देखिए बट आई जवाद, डिड आप नॉट माशाल्लाह से एक्सप्लोर। एक्सपीरियंस है ना उस पर, आपका काम आप काम करते आ रहे हो, तो ऑब्वियसली नई टेक्नोलॉजी जो भी आती है वो शुरू में थोड़ी सी चैलेंजिंग होती है, टफ टाइम थोड़ा सा देती है, क्योंकि उसकी बेसिक्स आपको अंडरस्टैंड करनी पड़ती है, लर्न करनी पड़ती है, प्रैक्टिस करनी पड़ती है। उसके बाद आप उस टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट कर पाते हैं प्रॉपरली या फुल लेवल उस पर। तो आप माशाल्लाह से कर रहे हैं एक चीज को। पावर बीआई भी इजी टूल है, मेरा नहीं ख्याल कि आप जिस तरह का उस पर काम कर रहे ये हैं। जो डेटा जेन तो वगैरह था, आई थिंक ये वो टूल है, ये डेटा जेन सॉरी, जो आया था माइक्रोसॉफ्ट का। नहीं नहीं नहीं, ये डिफरेंट टूल है। नहीं, डिफरेंट है। ठीक है। अच्छा, पाकिस्तान की यहाँ जो मार्केट है इसके अंदर जो है वो ये बिजनेस इंटेलिजेंस वगैरह के अंदर क्लिक या ये यूज हो रहे हैं, या फिर कि ये पावर बीआई के ऊपर ये लोग स्टिक टुगेदर है? क्योंकि मुझे रिक्वायरमेंट्स आई देखिए थी यूबीएल की तरफ से ना, वो लोग चाह रहे थे कि मैं उनके पास ऑन बोर्ड हूँ, तो मैंने मना कर दिया। मैंने कहा मैं जॉब नहीं कर सकता। तो फिर उन्होंने कहा कि आप हमें कुछ आवर्स दीजिए, लेकिन उनका जो सिस्टम था दे ऑलरेडी बॉट सम लाइसेंसिंग सर्वर्स एंड ऑल दैट थिंग फॉर पावर बीआई। तो मैंने एक्सक्यूज कर लिया, मैंने कहा पावर बीआई पे मैं हैंड्स ऑन नहीं हूँ, अगर आप क्लिक टेक्नोलॉजीज पर आते हैं तो मैं उसके अंदर आपको सपोर्ट कर सकता हूँ। तो आई डोंट देखिए नो कि यहाँ टीसीएस, अगर मार्केट। मैं टीसीएस की बात करूँ ना, टीसीएस के अंदर अभी पावर बीआई हमने स्टार्ट किया हुआ है। हमने कोई इसके 100+ लाइसेंसेस भी लिए हुए हैं, जो कि हमने अपनी सेल्स टीम तक को दिए हुए हैं। जो कि कहने का मकसद है कि हर यूजर इतना यूजर फ्रेंडली या उसके लिए जो है ना इतना आसान नहीं होता किसी टूल को अडॉप्ट करना, लेकिन माशाल्लाह से हमने उनको दिए हुए हैं और वो उनको रियल टाइम विजिबिलिटी आ रही होती है कि हमारी सेल्स कहाँ जा रही है, टारगेट्स कहाँ हैं हमारे, मुझे पर डे कितनी अचीवमेंट करनी है, मेरी शिपमेंट कहाँ जा रही है, वेट कहाँ जा रही है, कितने किस एरिया से किस कस्टमर से कितना बिजनेस आ रहा है। तो कहने का मकसद है हमने यानी कि एक तो एनालिटिकल जो लोग हैं उनको देने के बजाय, डेटा देने वाले लोगों के बजाय भी हमने अपनी सेल्स टीम को भी ये पावर बीआई के टूल्स दिए हुए हैं, उनको लाइसेंस लेके दिए हुए हैं कि उनको रियल टाइम अपनी सेल्स की विजिबिलिटी आती रहे। यानी आप ये एक देख केस लें कि स्टडी जो नॉन बताऊं। आईटी या जो भी एनालिटिकल है वो उनके लिए भी ये बहुत यूजर फ्रेंडली एक टूल है। लाइक मुझे जो आपकी बातों से एक साउंड आ रहा है वो ये कि वी आर यूजिंग मोड ऑफ रिपोर्टिंग साइड ऑफ द इंटेलिजेंस ना। एक चीज जैसे मिसाल के तौर पर मेरे क्लाइंट है जिनकी बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है, वो ये होती है कि जैसे 120 गज का एक प्लाट होता है आपका ना, इसको आपको कंस्ट्रक्शन करनी होती है और रेडी करके कस्टमर को देना होता है। तो उनका जो स्टैंडर्ड टाइम है वो 120 डेज का है। लाइक फ्रॉम द डे फर्स्ट दे गेट अ कॉन्ट्रैक्ट साइन बाय क्लाइंट, और 120th डे जो होगा उसको वो उसकी चाबी दे देंगे तैयार घर की विद फर्निश्ड कि सर ये आप अपना घर इस्तेमाल कर लें। सो दे टेक हंड्रेड्स ऑफ वेंडर्स एंड हंड्रेड ऑफ सब कॉन्ट्रैक्टर्स, दे डू टेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ प्रोसेसेस जिसके जरिए से वो उसको बनाते हैं। तो दे आर मोस्ट ऑफ द कंसर्न कि हमारा कोई प्रोसेस लेट ना हो जिसकी वजह से 120 दिन से 121वें दिन चले जाएं हम ना। सो आई वाज वर्किंग ऑन अ केस स्टडी फॉर वन क्लाइंट डनहिल होम्स इन टेक्सास। तो आई वाज सरप्राइज्ड कि उनके मैंने कोई पिछले 4 साल का डेटा लिया और उसको जब मैंने उसके ऊपर एनालिटिक्स रन किए तो उनका कोई भी प्रोसेस लेट नहीं था। इवन सम ऑफ द प्रोसेस वर कंप्लीटेड बिफोर द टाइमलाइंस। लाइक एक प्रोसेस था जो 3 दिन में कंप्लीट होना था, वो 1 दिन में 1.5 दिन में कंप्लीट करके उन्होंने हैंडओवर भी कर दिया था। So they are not using it for reporting purposes, but they are using it for analytics, कि जिसके जरिए से वो प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करें डेटा में से और उन प्रॉब्लम्स की सॉल्यूशन की तरफ जाएं अहेड ऑफ टाइम प्रोएक्टिवली, ताकि उनकी चीजें उनके प्रोसेस तेज हो सकें। लाइक जो मैंने डेटा सेट्स को देखा उसके अंदर 120 डेज के बजाय 117 डेज 118 डेज के ऊपर उन्होंने चाबी मालिक के हाथ में रख दी कि सर ये आपकी चाबी, आप वेलकम टू योर न्यू होम। तो मेरा सवाल है कि आर वी एट दैट लेवल कि हम एनालिटिक्स कर रहे हैं या हम रिपोर्टिंग कर रहे हैं बीआई से? देखें, ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन चीजें वेरी करते हैं कि वो उस प्रोडक्ट से बेनिफिट क्या लेना चाहती हैं। ठीक है, कुछ ऑर्गेनाइजेशन एक्सेल से भी वो बेनिफिट ले रही है, कुछ ऑर्गेनाइजेशन पावर बीआई को यूज करते हुए भी नहीं ले रही बेनिफिट्स। ठीक है, तो अब है तो देखिए एनालिटिकल टूल, रिपोर्टिंग टूल तो है नहीं। ठीक है, इसका काम ही सिर्फ ये है कि आपकी वैल्यूएबल इंसाइट दे और रिकमेंड कर दे कि आपने किस डायरेक्शन में जाना है और क्या एक्शन लेने।
ठीक है। अब ये हमारी अंडरस्टैंडिंग पे हम उस टूल को किस तरीके से यूटिलाइज करना चाहते हैं। हम सिर्फ उस पर टेबल दिखाना चाहते हैं पावर बीआई पे, तो ये उस ऑर्गेनाइजेशन की वो चीज़ है। और अगर हम उससे ही के दिखाना चाहें कि ये मार्जिन मेरे नेगेटिव हुए हैं और इस प्रोडक्ट पे हुए हैं और इस एरिया में हुए हैं, इस सर्विस पे हुए हैं, तो ये अलर्ट एक आपके पास आ जाए। तो हर ऑर्गेनाइजेशन का देखने का पर्सपेक्टिव बिल्कुल डिफरेंट है। और जवाब बस इसी बात पे, मतलब मैं एक छोटा सा पॉइंट ये ऐड करना चाहूंगा कि पाकिस्तान की पावर बीआई के ऊपर इस वजह से थोड़ा जोर है क्योंकि पाकिस्तान के अंदर अक्रॉस द इंडस्ट्रीज अगर आप एक सर्वे करें तो मोस्टली जो कंपनीज हैं वो पावर बीआई ही को प्रेफर करती हैं। वाई? बिकॉज एक्सेल पे वो थी, अब वो नेक्स्ट स्टेप पे जाना चाहती हैं, तो बाय डिफॉल्ट उन्हें लगता है कि माइक्रोसॉफ्ट का ही प्रोडक्ट उनके लिए सूटेबल बैठेगा। That being said, nothing against Tableau या Qlik. I think तीनों tools अपनी अपनी domains में बहुत अच्छे हैं और एनालिटिकल के हिसाब से अगर देखा जाए तो वो काफ़ी एडवांस्ड हैं और मतलब बेहतर हैं। बट आई थिंक फॉर अ स्टार्टर अगर कोई इस फील्ड में आना चाहता है या बीआई की फील्ड को एक्सप्लोर करना चाहता है या एनालिटिक्स की, तो फॉर हिम और हर टूल डज नॉट मैटर। व्हाट मैटर्स इज कि वो उससे अचीव क्या करना चाहता है। और पावर भी ऐसे क्या, मतलब वो टैबलो क्लिक वो तो मीन्स टू द एंड, वो तो एक जरिया है। वो एंड गोल जो है ना वो पर्सन को ही डिफाइन करना है कि यार मैंने आया प्रिडिक्शंस रन करनी है, मैंने डैशबोर्डिंग विजुअलाइजेशंस रन करनी है, मैंने रन टाइम रिपोर्टिंग रन करनी है, मैंने सिंपली एक बर्ड्स आई व्यू लेना है अपनी डेटा का, दैट्स इट। तो आई थिंक वो पर्सन टू पर्सन वेरी करता है और टूल की जो सिलेक्शन है वो कॉर्पोरेशन टू कॉर्पोरेशन वेरी करती है। सिंपली जो मेरा ख्याल है ना इसका आंसर वो ये है। तो आई होप लाइक आपके क्वेश्चन का आंसर आपको मिल गया हो। जी बिल्कुल, और मैं ये समझ रहा हूँ कि मुझे एटलीस्ट पावर बीआई को एक दफा दोबारा एक्सप्लोर करना चाहिए, शायद आई मे गेट सम गुड बेनिफिट्स आउट ऑफ इट। ओके चलिए, थैंक यू सो मच। चलिए आई थिंक सईद भाई ऑन दैट नोट रैप अप करते हैं सेशन। मैंने आपको पहले वार्न किया था कि कभी भी 1 घंटे में सेशन नहीं कंप्लीट होता, हमेशा सेशन ऊपर चला जाता है। मैंने आपको बताया था आधे घंटे का Q&A हमेशा 1 घंटे का होता है, बट इट्स अ गुड हेल्दी डिस्कशन विच आई वांट कि हम लोग लोगों से कनेक्ट हो, उनको उनके चैलेंजेस को, उनके क्वेश्चंस को उन्हीं की लैंग्वेज में हमें एक्सप्लेन करें। So I hope to all the listeners who joined today's podcast find this podcast very helpful. And thank you so much for joining us. And thank you so much to you mainly, Saeed Bhai, for taking time out on weekend for presentation. मुझे भी बहुत मज़ा आया, ख़ासतौर पे आपने माशाल्लाह जिस तरीके से चीज़ें लेके चले और आपने काफ़ी सपोर्ट भी किया मुझे इस बारे में, बिकॉज दिस इज़ द फर्स्ट इंस्टेंस फॉर मी। तो एक अच्छा एक्सपीरियंस माशाल्लाह से रहा। और दूसरा ये कि ऑडियंस ने भी काफ़ी जो है ना मुझे बर्दाश्त भी किया। और दूसरा ये कि तो और काफ़ी अच्छे रिस्पॉन्सेज भी आए। कहने का मकसद है कि एक अच्छा माशाल्लाह अच्छा सेशन रहा। तो एक्सपेक्ट करता हूँ कि इंशाल्लाह अच्छा इंटरेक्शन रहेगा, चीज़ें रहेंगी इंशाल्लाह। तो जस्ट एक छोटी सी चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगा टू ऑल लिसनर्स के इंशाल्लाह ऑन द 26th of February हम लोग एक पावर बीआई की ग्रुप ट्रेनिंग लॉन्च करने जा रहे हैं फॉर इंडस्ट्री प्रोफेशनल्स। तो अगर हमारे साथ लिस्टर्स में कोई ऐसा प्रोफेशनल है जो कि पावर बीआई को एक्सप्लोर करना चाहता है फॉर द फर्स्ट टाइम, या डेटा एनालिटिक्स की फील्ड को का एक जायजा लेना चाहता है, एक इंट्रोडक्टरी जायजा लेना चाहता है, तो काइंडली हमें इस पावर बीआई की ग्रुप ट्रेनिंग के लिए डेफिनेटली कंसिडर करें एफटीआई को। और सईद भाई जो है वो हमारे मतलब फैसिलिटेटर होंगे और मैं भी उसमें पार्टिसिपेट करूंगा। और हम लोग इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि हम एज मच एज पॉसिबल उस पावर बीआई की ग्रुप ट्रेनिंग को इंडस्ट्री स्पेसिफिक लेके रख सकें और आप लोगों की जो एक्सपेक्टेशंस हैं, जो रिक्वायरमेंट्स हैं, उस पर हम पूरा उतर सकें। तो मज़ीद इंफॉर्मेशन के लिए मैं कॉन्टैक्ट डिटेल्स शेयर कर दूंगा इस चैट बॉक्स पे, तो आप व्हाट्सएप मैसेज कर लें एंड इंशाल्लाह फिर हम उसमें आपको मिलेंगे ट्रेनिंग पे। और आई होप इस सेशन में आपको मज़ा आया हो, इंफॉर्मेटिव रही हो। थैंक यू एवरीवन फॉर टेकिंग टाइम आउट फ्रॉम योर वीकेंड to listen to us,
and inshallah looking forward to having you once again in our future podcast. Thank you so much everyone. Inshallah. Allah Hafiz. Assalamu alaikum. Wa alaikum.